Hello guys, welcome to the 9th episode of Lord of the Mysteries Volume 6। इस एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है, तो ईयरफोन लगा लो। और यार तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें ऐसे ही एपिसोड्स मिलते रहें। और कमेंट में बताना लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के बाद कौन सी न्यू नॉवेल तुम्हें चाहिए, इसे ही एक्सप्लेनेशन में। और हाँ, एपिसोड को लाइक करना मत भूलना यार, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है और वीडियो दूसरे लोगों तक जाती है। तो एपिसोड शुरू करते हैं। चैप्टर 1209 दो और दो 2 and 2। सीन अंदर का कमरा, जहां लाल रोशनी पानी की तरह हर कोने में भीगी हुई है। डोरियन ने धीरे से सिर उठाया और खिड़की के बाहर पूरे चांद को देखा। बहुत देर तक वो वहां से नजरें नहीं हटा पाया, जैसे पहली बार कोई खूबसूरत मंजर देख रहा हो। फ्यू, उसने एक गहरी सांस छोड़ी, उठा और बाथरूम में चला गया। नल खोला, मुंह में ठंडा ठंडा पानी भरा और जोर से अपने चेहरे पर मारा। हाथ पैर धो के टॉवल से चेहरा पोंछे वो वापस लिविंग रूम के सोफा पर बैठ गया। सिर झुकाया और गंभीर स्वर में बोला, मिस्टर फूल की जय हो। दुआ पूजा खत्म करने के बाद वो स्टडी रूम में गया, कलम और कागज निकाला और फॉर्स को लेटर लिखने लगा। कृपया मिस्टर गर्मन स्पैरो को बताएं, मैंने उनका वादा कंफर्म कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि वो इस श्राप को खत्म करने का कोई बेहतर तरीका ढूंढ लेंगे। मैं अपने परिवार के दूसरे मेंबर्स को बुलाकर बात करूंगा कि क्या हमें अपने 2 ग्रेट 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स में से एक को उस बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के बदले देना चाहिए। यहां मैं वो 2 ग्रेट 0 चीजें आपको इंट्रोड्यूस करता हूं ताकि मिस्टर गर्मन स्पैरो के पास इतना टाइम हो कि वो सोच समझ लें कि उन्हें कौन सा चाहिए। पहला आर्टिफैक्ट स्क्रोल ऑफ गॉड। देखने में तो बस एक नॉर्मल ऑयल पेंटिंग है, ब्रास फ्रेम में, लेकिन इसकी तस्वीर अचानक बदल जाती है। अगर उसमें कोई जगह दिखाई दे तो तुम अपने टारगेट के आसपास की जगह बदल सकते हो, वो सीन वहां आ जाता है। अगर उसमें कोई इंसान दिखाई दे तो वो लोग तुम्हारे टारगेट पर एक एक करके अटैक कर सकते हैं। अगर कोई अजीब सी समझ ना आने वाली तस्वीर आए तो अलग अलग अनोखे असर होते हैं। हमें बस थोड़ा बहुत ही पता है इनके बारे में। अगर उसमें दरवाजे दिखाई दे तो वो दरवाजे खोलकर तुम्हें अलग अलग जगहों ले जाते हैं, पता नहीं कहां। इससे तुम अपने दुश्मन को देश निकालते भी दे सकते हो। अगर उसमें अंधेरा तालाब या गहरी स्पेस दिखाई दे तो बहुत खतरनाक हो जाता है, तब इसे बंद करके रखना पड़ता है। सबसे डर का हिस्सा ये है कि अगर कोई भी इस पेंटिंग को देखेगा नहीं या इसकी तारीफ नहीं करेगा तो पेंटिंग के अंदर का आदमी जिंदा हो जाएगा। वो पेंटिंग से हाथ बाहर निकालेगा और धीरे धीरे असली दुनिया में आ जाएगा। इसलिए जब भी इसे बंद करो तो कोई ना कोई इसकी तारीफ करता रहे। एक बार की बात है, जब मेरे परिवार की एक ब्रांच इस स्क्रोल ऑफ गॉड की देखरेख कर रही थी, 1 मिनट के लिए किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी वक्त पेंटिंग में एक ऐसा सीन आया जिसमें एक देवता के चारों ओर फरिश्ते घूम रहे थे, और फिर वो देवता पेंटिंग से बाहर आ गया। उस परिवार की पूरी ब्रांच उसी रात खत्म हो गई, बच्चे सिर्फ कुछ पागल लोग ही जो वहां से भाग आए। वो देवता कहीं गायब हो गया, लेकिन पेंटिंग वहीं रह गई। हम लोग बहुत डर गए थे कि कहीं उस देवता ने दुनिया तबाह न कर दी हो। शुक्र है वो दोबारा कभी नजर नहीं आया। शायद उस वक्त के 7 देवताओं ने उसे देख लिया और संभाल लिया, या फिर ये सब बचे हुए पागल लोगों की बनाई कहानी है। लेकिन इतने सारे लोग एक रात में मर गए तो कुछ तो बात जरूर है। दूसरा आर्टिफैक्ट स्टाफ ऑफ द स्टार्स। ये एक काला केन है जिसमें जड़ीन जेम्स जड़े हैं। जब इसे हाथ में पकड़ोगे और अपने दिमाग में कोई ऐसी जगह का तसव्वुर करो जो असली है और अभी भी मौजूद है, तो ये स्टाफ तुम्हें सीधा वहां पहुंचा देगा। लेकिन ध्यान रहे, तस्वीर बिल्कुल सही होना चाहिए, हर एक डिटेल बिल्कुल ठीक। एक भी छोटी सी गलती और पता नहीं तुम कहां पहुंच जाओगे। इसी तरह अगर इस केन को पकड़कर तुम किसी बियॉन्डर पावर या शख्स का तसव्वुर करो तो ये केन उस पावर या उस शख्स का एक अटैक वापस कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें उस पावर या उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, वरना पता नहीं क्या उबला पुला निकल आएगा। एक बार किसी ने इस केन से लाइटनिंग स्टॉर्म चलाने की कोशिश की और वो खुद एक मेंढक बन गया। फिर उसे जादू टोना करके ही ठीक किया जा सका। ये स्टाफ बहुत सख्त है, इससे मारपीट भी कर सकते हो। जिस पर भी ये लगेगा उसके साथ अजीबोगरीब हो जाएगा। एक बार मैंने इससे अरोरा ऑर्डर के एक बियॉन्डर को मारा था। उसका बायां हिस्सा दरवाजे के बाहर चला गया और दायां हिस्सा वहीं रह गया। उसके सारे अंदर के हिस्से बाहर आ गिरे थे। ये स्टाफ अपने आप इधर उधर घूमता रहता है। अगर ठीक से सील नहीं किया तो कभी भी गायब हो सकता है। जब भी इसे हाथ में पकड़ोगे ज्यादातर टाइम अपना दिमाग खाली रखना, क्योंकि एक बार तस्वीर दिमाग में आई नहीं कि ये स्टाफ अपना काम करने लगती है।
अगर कोई इसे पकड़े नहीं तो इसके आसपास अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। क्या होगा कोई नहीं कह सकता। पढ़ने के बाद जला देना। लेटर लिखने के बाद डोरियन ने उसे 2-4 बार पढ़ा, फिर एनवेलप में डाला, स्टैम्प चिपकाया। उसी वक्त ग्रे फॉग के ऊपर वाले पुराने महल में क्लाइन प्रेयर लाइट के थ्रू डोरियन का ये सारा प्रोसेस देख चुका था। लगता है मैं उसे ये बताना भूल गया था कि वो मिस्टर फूल के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन भेज सकता है। अच्छा है, टारो क्लब के फॉर्मल मेंबर का ये फायदा तो रहेगा, वरना हर बिलीवर ऐसे करेगा तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। हाँ, इससे मिस्टर फूल की प्रेस्टीज भी बनी रहेगी। अब्राहम फैमिली भी डर के साथ काम करेगी। उसने फिर से उन 2 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स के बारे में सोचा। उसने एक बार फिर कंफर्म किया कि ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी उतने ही खतरनाक हैं। इन्हें आम चीज़ की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इनकी ताकत भी उतनी ही भयानक है। ग्रेड 0 का दर्जा मिलना सही है। इन दोनों में से स्टाफ ऑफ द स्टार्स मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं मिस जस्टिस से कहूँगा कि वो मुझे पहले से हिप्नोटाइज कर दे, ताकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई तस्वीर ना बने। सिर्फ जब मैं चाहूँगा तभी कोई सीन दिमाग में लाऊंगा। सोच रहा हूं क्या सिटी ऑफ सिल्वर के लोग इस स्टाफ की मदद से बस बैकलैंड की गलियों का तस्वुर करके बैकलैंड की सिटी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उन्हें पहले से हिप्नोटाइज कैसे करूंगा? उन्होंने तो कभी बैकलैंड देखा ही नहीं है। डिटेल्स कैसे ठीक रहेंगी? खैर, मुश्किल तो है, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, कोई मौत से न डरने वाला वॉलंटियर ढूंढकर। अगर मुझे स्टाफ ऑफ द स्टार्स मिल जाती है तो उसे तुरंत तोड़कर कैरेक्टरिस्टिक बनाना जरूरी नहीं, कभी काम आ जाए। कल को एडवांसमेंट रिचुअल कंप्लीट करने में दिक्कत हो तो इस स्टाफ से मैं डार्क डेमोनिक वुल्फ से भी लड़ सकता हूं और डार्क एंजल की नाप के नीचे से यहां से निकल सकता हूं। इससे थोड़ी हिम्मत तो बढ़ेगी ही। ये सोचकर उसने अपना फैसला कर लिया। इसी वक्त उसको एक और सच्चाई समझ आई। अगर अब्राहम फैमिली के कुछ मेंबर्स डोरियन के साथ मिलकर मिस्टर फूल को मानने लगते हैं तो चाहे मैं उन्हें वो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस वापस दे दूं, बाद में मांगने में दिक्कत नहीं होगी। मतलब 3 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं, स्टाफ ऑफ द स्टार्स, स्क्रोल ऑफ गॉड और बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस। इनमें से 2 का इस्तेमाल का अधिकार और 1 का पूरी तरह से मालिक हो जाएगा। बिलीफ फैलाने के भी फायदे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो अब्राहम फैमिली टैरो क्लब की एक छोटी सी यूनिट बन जाएगी। लेकिन डोनियन इतनी जल्दी अपने परिवार में मिस्टर फूल का धर्म नहीं फैलाएगा, तब तक जब तक कोई मेंबर कंट्रोल ना खो बैठा हो और अगली पूर्णिमा के श्राप से बच ना पा रहा हो। कुछ सोचकर उसको एहसास हुआ कि टैरो क्लब की ताकत बढ़ रही है। उसने गंभीरता से सोचा और उदास हो गया कि अब उसे दिन रात अपने बिलीवर्स के प्रेयर्स का जवाब देना होगा। जब तक वो एंजल न बन जाए और सेफिरा कैसल का असली मालिक न बन जाए, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर वाकई में कोई चारा नहीं तो मैं अरोडेस को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कस्टमर सर्विस बना दूंगा। उसने अपने टेम्पल्स दबाए, ग्रे फॉग से बाहर आया और वापस फुसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स पहुंच गया। रात के वक्त रोस्टेड आर्केपेलागो के पानियों में एक बड़ा सा समुद्री जानवर तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। ये वही हेल्पर था जिसे अलगर ने सी गॉड कैल्वेटुआ से मांगा था। एक ओशन सॉन्गर होने के नाते इतने बड़े जानवर को कंट्रोल करना अभी उसके बस की बात नहीं थी। असल में वो बयाम से तैर कर भी आ सकता था, लेकिन उसमें बहुत थकान होती और कोई भी हादसा हो जाए तो वो डिफेंड नहीं कर पाता। कुछ ही सेकंड्स बाद उस समुद्री जानवर ने मुंह खोला और उसमें से अलगर बाहर आया, एक खूबसूरत कोरल जंगल की तरफ बढ़ा। कुछ रुकावट पार करने के बाद अचानक अलगर की आंखों में एक गहरी नीली रोशनी चमकी। इस नीली रोशनी के थ्रू उसने एक खूबसूरत कोरल महल देखा। ये इतना असली लग रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था जब तक कोई स्पेसिफिक मीडियम ना हो। अलगर थोड़ी देर तक उसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़ा, महल के दरवाजे तक पहुंचा और उसे धक्के से खोला। उफानते हुए पानी थम से गए और अलगर अंदर आकर हवा के सहारे जमीन पर उतर गया। उसने चारों तरफ देखा। दोनों तरफ दीवारों पर पेंटिंग्स थीं। इन पेंटिंग्स में कुछ अजीब नहीं था। एल्विस चेहरे वाले लोग तोहफतश से लड़ते हुए दिख रहे थे। लेकिन अलगर ने गौर किया कि वो शिप्स समुद्र पर नहीं, बल्कि एक गहरे, लगभग न टूटने वाले अंधेरे में थीं। ये देखकर अलगर के दिमाग में एक शब्द आया, अबिस। ये कहानियों में बताए गए अबिस से मिलता जुलता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, और ना ही कोई डेविल्स हैं। ये लोग अंदर से, जमीन के नीचे से आते लगते हैं। क्या ये पेंटिंग्स एल्व्स की हिस्ट्री दिखा रही हैं? लेकिन ये कहानियों से तो मैच नहीं करती। द वर्ल्ड ने कहा था कि हर एल्विश शब्द एक फर्स्ट जनरेशन एल्व से जुड़ा है। अलगर सोचता रहा और आगे बढ़ता गया। 9 सीढ़ियां चढ़कर जब वो करीब पहुंचा तो उसने 2 थ्रोन्स और एक नीला क्रिस्टल जैसा कोरल देखा। कोरल की शाखाओं पर सिल्वर की बिजलियां चमक रही थीं, आसपास को रोशन किए हुए। अलगर ने सांस रोक ली और धीमी चाल से थ्रोन की सीढ़ियां चढ़ीं। उसने अपने दाहिने हाथ को आदर से आगे बढ़ाया और कोरल को उठा लिया।
छप छप की आवाज के साथ महल के बाहर का पानी उफानने लगा और वो कोरल नीली रोशनी के पर्दे में धीरे धीरे हल्का पड़ता गया और अलगर के जिस्म में समाता गया। बिजलियां एक के बाद एक फूलों की पंखुड़ियों की तरह खिलने लगीं। आखिरी सीन सस्पेंस के साथ खत्म हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है। चैप्टर 1210 चांद नगर मून सिटी। सीन फोरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स। रात का वक्त, बिजली कम चमक रही थी। कुछ ऐसे इंसान नुमा जानवर जो हट्टे से एक अजीब सा जानवर के पास पहुंचे। उस जानवर के 6 पैर थे और 10 से ज्यादा आंखें। वो लोग चमड़े या अजीब कपड़ों में लिपटे हुए थे। चांद लैंटर्नों की रोशनी में वो गहरे अंधेरे से गुजर रहे थे। उनके चेहरों पर गंभीरता थी। उनके चेहरों पर 10-20 गोल गोल गांठ ट्यूमर्स थे। किसी की आंखें आपस में चिपकी हुई थीं, किसी की नाक ही नहीं थी, बस एक काला छेद था। कुछ देर की कड़ी लड़ाई के बाद वो लोग उस राक्षस को मारने में कामयाब हो गए। अब वो 2 हिस्सों में बटे। एक ग्रुप आसपास की हिफाजत करने लगा, दूसरा ग्रुप लूट की चीजें जमा करने लगा। इस दौरान चेहरे पर गांठ वाले आदमी ने जानवर की लाश का पोस्टमार्टम किया। जब वो खाने लायक हिस्से ढूंढ रहा था तब अचानक रुक गया। अदल, क्या हुआ? नाक नहीं होने वाली औरत ने उठक बैठक करते हुए पूछा। अदल नाम के उस आदमी ने धीरे से अपना दायां हाथ वापस खींचा और जानवर के जिस्म से एक चीज निकाली। वो एक पत्थर की बनी हुई ताबीज थी जिस पर घासे के निशान थे। ये तो वो आदमी जिसकी आंखें आपस में चिपकी थीं समझ गया और अपनी बात अधूरी छोड़कर रुक गया। अदल ने आसपास देखा और बोला, सिन, रुस, ये चीज मेरे वालिद ने मुझे दी थी जब मैं छोटा था। जिस दिन मैं जवान हुआ उन्होंने महसूस किया कि अब वो खुद को संभाल नहीं पाएंगे। उन्होंने शहर छोड़कर अंधेरे के गहरे इलाकों में जाने का फैसला किया। सिन और रुस ने ये सुनकर कुछ पल के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। वो अदल के एहसास समझ सकते थे। मून सिटी में ऐसा होता रहता था क्योंकि यहाँ सुरक्षित खाना नहीं था। वो लोग सिर्फ म्यूटेट हुए पौधों के फल और राक्षसों का गोश्त खाकर जिंदा रह सकते थे। इस वजह से उनके जिस्म में जहर और पागलपन जमता रहता था। जब तक वो कमजोर पड़ जाते, या तो जल्दी मर जाते या फिर धीरे धीरे कंट्रोल खो बैठते। अपने आसपास और शहर को नुकसान से बचाने के लिए जो लोग कंट्रोल खो रहे होते वो अपना सब कुछ ठीक करने के बाद एक मशाल और थोड़ा सा खाना लेकर शहर की सीमा से पार चले जाते और कभी लौटकर नहीं आते। मून सिटी के रहने वाले सोच सकते थे कि उनके साथ क्या होगा। या तो वो किसी जानवर का शिकार बन जाते या खुद ही एक जानवर बन जाते। कोई और चारा नहीं था। 7-8 सेकंड्स की खामोशी के बाद नाक नहीं होने वाली औरत ने हटके कहा, शायद ये वही जानवर है जिसने आपके वालिद को मारा था। इसके जिस्म पर चमड़े की बेल्ट बंधी हुई है। अदल की आवाज धीमी पड़ती गई। उसने हड्डी की बनी छुरी उठाई और जोर से घुसाकर एक कंपैरेटिवली नॉर्मल गोश्त का टुकड़ा काट निकाला। खामोशी में शिकारी टीम ने अपना काम खत्म किया, जब तक कि रुस ने यानी चिपकी हुई आंखों वाले ने गहरी आवाज में नहीं कहा, नए पैदा होने वाले बच्चों में बढ़ते ही जा रहे हैं। जेनरेशन से जहर और पागलपन जमता आना बस उम्र कम होने का सबब नहीं था। जिन लोगों का जिस्म अभी तक नॉर्मल था उनके साथ भी कुछ न कुछ म्यूटेशंस हो रही थीं। जैसे अदल के चेहरे पर गांठ, वही जहर और पागलपन आने वाली नस्लों तक भी पहुंच रहा था, जिससे नए बच्चे भी अजीब से पैदा हो रहे थे। शिकारी टीम के रुस और सिन इसी की मिसाल थे। उनकी उम्र और कम थी, कंट्रोल खो भी आसान था। जितनी ज्यादा अबनॉर्मैलिटीज उतना ही ज्यादा खतरा। मौजूदा शिकारी टीम अच्छी तरह से जानती थी कि 2-3 जनरेशन से ज्यादा नहीं लगेगा जब मून सिटी के लोग पूरी तरह से बड़े होने से पहले ही कंट्रोल खो देंगे या फिर बच्चे पैदा ही नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा होगा तो बाहर से कोई अटैक भी ना आए तब भी मून सिटी खत्म हो जाएगा। बस पत्थर के मकान और दीवारों पर बनाई तस्वीरें ही बचेंगी कि कभी यहाँ कोई रहता था। मुझे उम्मीद है कि हाई प्रीस्ट और बाकी लोग कोई नई दिशा ढूंढ लेंगे। अदल ने हाथ में लैंटर्न लिया और कमजोर आवाज में जवाब दिया। पिछले 2-3 हज़ार सालों में मून सिटी ने अपनी इस बीमारी से बचने के तरीके ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ी थी। उन्होंने गहरे अंधेरे में खोजने वाली टीम्स भेजी थीं। कुछ तो भारी नुकसान उठाकर खाली हाथ लौट आईं, कुछ तो गहरे अंधेरे में गायब हो गईं, कभी खबर नहीं आई। इसके अलावा मून सिटी के मशरिक में एक दूर आसमान और जमीन को ढकने वाली सफ़ेद धूसी धुंध थी। वो एक ऐसी दीवार थी जो न सिर्फ नज़र को रोकती थी बल्कि किसी भी जिंदा चीज को अंदर जाने से भी रोकती थी। मून सिटी के लोग एक वक्त पर मानते थे कि यही उम्मीद की जगह है। वो सोचते थे कि इस धुंध के अंदर एक नॉर्मल देश है, कि उस धुंध के पार एक ऐसी जमीन है जहां कोई श्राप नहीं है। उन्होंने बार बार इस धुंध में घुसने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाबी मिली।
उन्होंने एक लंबा टनल खोदा था ताकि जमीन के नीचे से इस दीवार को पार किया जा सके, लेकिन नीचे भी वही धुंध थी। उन्होंने उड़ने की कला सीखी और ऊपर से पार करने की कोशिश की, लेकिन धुंध की चोटी देखने से पहले ही बिजली ने उन्हें झाड़ दिया। उन्होंने अपने सारे डेमीगॉड्स और सील्ड आर्टिफैक्ट्स की ताकत जमा करके इस दीवार पर बार बार हमले किए, लेकिन 2-3 हजार सालों के इस जमा हमलों से भी वो दीवार 1 इंच भी नहीं हिली। अदल की बातों ने शिकारी टीम के दिलों में उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी बुझा दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी खाई के किनारे से फिसल रहे हैं और खुद को बचा नहीं सकते। डिफॉर्म्ड लोग अपने जज्बातों को संभालने में मुश्किल महसूस करते हैं। उस वक्त उन्हें अपने अंदर कुछ दबाया दबाया सा लग रहा था, जैसे कुछ टूटकर बाहर आना चाहता हो। 200-300 साल पहले मून सिटी में किसी डिफॉर्म्ड शख्स को बियॉन्डर बनने या शिकारी टीम में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी। वो सिर्फ फसल काटने का काम कर सकते थे, लेकिन जब लोग कम होने लगे तो हाई प्रीस्ट और बाकी हुक्मरानों ने इन पाबंदियों को ढीला कर दिया। चलो, ये थोड़ा सा खाना काफ़ी नहीं है। अदल ने आसपास देखा, हाथ में लैंटर्न लिए और अंधेरे के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ गया। उन्होंने लैंटर्न बुझाकर खतरे में जाने की हिम्मत नहीं की, वरना अंधेरे से निकलने वाले जानवरों को संभालना मुश्किल हो जाता। ऐसे खामोश और घोंघने वाले माहौल में मून सिटी के शिकारी टीम के मेंबर्स को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो किसी अनंत अंधेरे में घिरे हुए हैं, जैसे मून सिटी की हालत का कोई हल नहीं है और जैसे उनके हाथ के लैंटर्नों में बची रोशनी भी घटती जा रही है। जब ये आखिरी रोशनी भी बुझ जाएगी तब अंधेरा उन्हें खा जाएगा। चलते चलते अचानक अदल की आंखों में एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। ये वो रोशनी थी जो शिकारी टीम के पास नहीं थी। ये झलक अचानक सारे शिकारी टीम के मेंबर्स की आंखों में चमक उठी। उनकी प्यूपिल्स भर गईं। अदल, सिन, रुस और बाकी लोग की आंखें फटे की फटी रह गईं, गहरे हैरत में। उनकी पूरी जिंदगी में मून सिटी की हिस्ट्री में कैटैक्लिज्म के बाद कभी भी बाहर से आई हुई आग की रोशनी नहीं देखी थी। हाँ, बहुत से जानवरों के पास आग या सन डोमेन की ताकत थी, लेकिन हमला करने से पहले वो सब अंधेरे में छिपके रहते थे, कोई रोशनी नहीं दिखाते। और अब गहरे अंधेरे में से एक आग की रोशनी सामने आ रही थी। अदल, सिन, रुस थोड़ा सा कांप उठे। देर तक सोचते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी से अपनी शिकारी टीम का प्लान याद किया और कंफर्म किया कि मून सिटी का कोई रहने वाला आसपास नहीं हो सकता। जब वो रोशनी मून सिटी की नहीं है तो फिर कहां से आ रही है? पूरी शिकारी टीम की रफ्तार स्लो हो गई। वो लोग हैरत, उठक बैठक, जानने की इच्छा, डर और चिंता और खौफ से भर गए। उन्होंने कभी कभी उजड़े हुए शहरों के खंडहर देखे थे और जानते थे कि अंधेरे में कोई भी अबनॉर्मैलिटी जानलेवा हो सकती है। चौकन्ना। आखिर अदल अपनी बेहोशी से बाहर आया और ऑर्डर दिया। शिकारी टीम ने तुरंत एक लड़ाई वाली पोजीशन ली और इंतजार करने लगे कि वो पीली रोशनी करीब आए। वक्त जैसे थम सा गया, हर एक सेकंड लंबा खिंच रहा था। आखिर जब वो रोशनी बढ़ती गई, एक शक्ल नजर आई। एक शक्ल, सिर्फ एक आदमी। शिकारी टीम ने सांस रोक ली। ऐसा लग रहा था शायद, हो सकता है, उन्हें कोई बाहर का आदमी देखने को मिले। 2-3 हजार साल बीत गए, आखिर कोई तो आया जो इस जमीन पर कदम रखा। वो इस उजड़े हुए दुनिया में अकेले नहीं थे, लेकिन कौन ऐसा है जो इतना गहरा अंधेरा पार करके यहां तक पहुंचा, इसका अदल और बाकी लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे। जब वो रोशनी और भी बढ़ती गई तो शिकारी टीम ने उस शख्स को साफ देखा। वो एक पतला दुबला जवान लड़का था, काले बाल, भूरी आंखें, चेहरा ठंडा ठंडा। ना वो डिफॉर्म्ड था और ना ही उसमें कोई अबनॉर्मैलिटी थी। उसने अजीब सी टोपी और कपड़े पहने थे, हाथ में खास मटेरियल का बना लैंटर्न पकड़ा था जो अंधेरे से आता दिख रहा था। उसकी लैंटर्न की रोशनी पूरी शिकारी टीम की रोशनी से मिलाकर भी ज्यादा तेज थी। आसपास का अंधेरा छांट रही थी। ज्यादा देर नहीं लगी कि वो रोशनी अदल, सिन, रुस और बाकी लोगों के जिस्मों पर पड़ी। वो आदमी रुक गया और मून सिटी शिकारी टीम की तरफ देखा। उसने नीचे से आवाज में पूछा, तुम लोग कहां से हो? उसने योटन भाषा बोली थी। उसकी आंखें साफ थीं, बातचीत कर सकता था। अदल ने मुंह खोला, अपनी आवाज को रोकर सवाल किया, तुम कौन हो? ग्लास लैंटर्न वाले आदमी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, गर्मन स्पैरो। आधे साल की मुसाफिरी और एक से बढ़कर एक मुश्किल रोखों से गुजरने के बाद क्लेम की स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसे बता दिया था कि उसका मंजिल आखिरी है और उसकी इस सफर में पहली बार जिंदा लोग मिले थे, फोरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स में। तुम कहां से आए हो? अदल ने अपनी होशियारी बनाए रखी और पूछा। क्लेन ने उनके चेहरों पर एक नजर डाली और बिना आवाज बदले बोले, मैं सिटी ऑफ सिल्वर से आया हूं और उस जमीन से भी जो इस श्राप से परे है। ये जवाब सुनकर पूरी शिकारी टीम बेहोश सी हो गई। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी उम्मीदों ने उन्हें धोखा दे दिया है या वो कोई सपना देख रहे हैं। ऑटम 1351, बैकलैंड, जंग के दौरान जब से फेन पॉटर ने लुअन पर जंग का ऐलान किया, तब से चलती आ रही जंग का तालमेल बिगड़ गया। लुअन और उसके एलाइज लेनबर्ग, मासिन और सेगर ने बहुत जमीन खोदी। बस कुछ आखिरी लाइंस बची थीं जिनको वो मुश्किल से संभाल रहे थे।
खतरे की गहराई पर। जब उसने गाड़ी की खिड़की से खाना बांटने वाले सेंटर पर लंबी लाइन देखी, ऑड्री ने धीरे से अपनी नज़र वापस खींची और अपनी पर्सनल मेड सर्वेंट एनी से कहा, सेंट सैमुअल कैथेड्रल की तरफ मुड़ जाओ। चैप्टर 1211 सोच से बाहर। बैकलैंड की सड़क पर ऑड्री की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। ऑड्री की नज़र बेजान बजाने खिड़की के बाहर टिक गई। कई लोग सड़क के किनारे खड़े थे और गाड़ी खींचने वाले घोड़े को घूरते थे। उनकी आंखों में लालच की झलक थी। कुछ खुशकिस्मत लोग जो खाना लेकर निकले थे, वो चोरी छिपे गलियों से गुजरकर अपने घर की तरफ भाग रहे थे। एक पुलिस टीम ब्लैक वाइट चेकर्ड यूनिफॉर्म में पेट्रोल कर रही थी। उनके कमर पर रिवॉल्वर्स थे, हाथ में लठियां, किसी भी खतरे को रोकने का जरिया। आजकल तो हम अकेले सड़क पर जाने से भी डरते हैं, उसकी पर्सनल मेड सर्वेंट एनी ने उसे कान में कहा। ऑड्री ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद गाड़ी फेल्प स्ट्रीट पहुंची और सेंट सैमुअल कैथेड्रल के सामने वाले चौक पर रुकी। यहां यूजुअली रहने वाले कबूतरों का आज कोई पता नहीं था। लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन और बाद में बने लोएन पॉवर्टी रिलीफ फाउंडेशन और लोएन मेडिकल चैरिटी फाउंडेशन सबको 22 फेल्प स्ट्रीट से उठाकर कैथेड्रल की छोटी छोटी रूम्स में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि पहले के हवाई हमले में उनकी असली बिल्डिंग्स घिर चुकी थीं। इन तीनों फाउंडेशंस के स्टाफ के लिए ये एक डरावनी याद थी। अगर वो लोग पहले ही किसी वजह से 22 फेल्प स्ट्रीट से ना हटे होते तो आज जिंदा नहीं बचते। गाड़ी से उतरकर मेन दरवाजे से अंदर जाते हुए ऑड्री ने एक काले बाल, भूरी आंखों, पतली सी चेहरा वाली लड़की को आते देखा। उसमें बोलने से पहले ही पूछा, मेलिसा, क्या और कोई खाना बांटने के लिए बचा है? मेलिसा ने गंभीरता से सिर हिलाया। जिन घायल सिपाहियों को हम मदद दे रहे हैं, उन्हें भी पूरा खाना नहीं मिल पा रहा। ऑड्री की हरी आंखें थोड़ी धुंधली पड़ गईं। उसने अपनी बेबसी या कमजोरी नहीं दिखाई, सिर्फ हल्का सा सिर हिलाकर बोला, मैं कोई तरफ सोचती हूं। वापस मून सिटी के अंधेरे में, सिटी ऑफ सिल्वर से, और उस जमीन से जो इस श्राप से परे है। गर्मन स्पैरो के शब्द मून सिटी शिकारी टीम, अदाल, सिन और रुस के कानों में गूंज रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाब में हैं, बहुत देर तक होश नहीं संभाल पा रहे। जब अदाल धीरे धीरे होश में आया और सोचने लगा कि अब क्या कहे, तब नाक नहीं होने वाली सिन ने क्लाइन पर सवालों की बौछार कर दी। सिटी ऑफ सिल्वर कहाँ है? वो कैसा है? यहाँ से कितना दूर है? इस श्राप वाली जमीन से बाहर कितने नॉर्मल लोग हैं? क्लाइन ने उसे एक नज़र देखा और बिना कोई जज्बात दिखाए जवाब दिया, सिटी ऑफ सिल्वर इस श्राप वाली जमीन के दूसरे किनारे पर है। उन्होंने एक ऐसा पौधा ढूंढा है जो नॉर्मल खाया जा सकता है, ब्लैक फेस्ड ग्रास। इससे उनकी नस्ल स्टेबल रहती है और वो अंधेरे के गहरे हिस्सों में खोज करने में भी कामयाब रहे हैं, ताकि यहाँ से निकलने का रास्ता मिल सके। उन्होंने हाल ही में कुछ मशरूम्स भी ढूंढे हैं। ये मशरूम्स राक्षसों को खुराक बनाकर ऐसे फल देते हैं जिसमें न जहर होता है न पागलपन। सिटी ऑफ सिल्वर पागलपन से बचने में एक कदम आगे निकल चुकी है। नए पैदा हुए बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे तक भी आसान से कंट्रोल नहीं खोते। ये बातें सुनकर अदाल, सिन और बाकी लोग बेहाल से हो गए, जैसे उनकी मेहनत बेमानी हो। गर्मन स्पैरो ने जो सिटी ऑफ सिल्वर का बयान किया, वो उनकी सोच की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी और कोई दूसरा आसान से उसका मालिक बन बैठा था। क्या वहाँ डिफॉर्म नए बच्चे पैदा होते हैं? सिन ने ख्वाबों जैसे अंदाज में पूछा। क्लाइन ने सिर हिलाया, लगभग नहीं। क्या जब उनके माँ बाप कमज़ोर पड़ जाते हैं? नहीं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो खुद अंधेरे में चले जाते हैं। अदाल ने बेजान बजाने दबाया। काले ट्रेंच कोट, टोपी और हाथ में लैंटन लिए क्लाइन ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि उन पर एक और श्राप है, अपनों को मारना। अगर किसी जिंदगी का अंजाम खानदान के किसी मेंबर के हाथों नहीं होता तो वो एक भयंकर भूत या राक्षस बन जाता है। मून सिटी शिकारी टीम को आखिर हकीकत का एहसास हुआ। उनका दिल जैसे गर्म पानी में धीरे धीरे उबल रहा था और उसमें हल्के हल्के बबल्स उठ रहे थे। ये बबल्स कमज़ोर, खाली और आसान से फूटने वाले थे। इनमें कुछ नहीं था, लेकिन इनमें एक चीज़ चमक रही थी, उम्मीद और रोशनी। सर पीली तरह से चिपकी हुई आंखों वाला रुस अपने आप से दोहराने लगा, श्राप वाली जमीन से बाहर कितने नॉर्मल लोग हैं? क्लाइन ने उन्हें एक परेशान भरी नज़र से देखा। वे सब बिल्कुल नॉर्मल हैं। उन्हें रोज़ राक्षसों के हमले की चिंता नहीं करनी पड़ती। वे अंधेरे से नहीं डरते, बुढ़ापे में पागल नहीं होते, हर तरह के श्राप से मजबूर नहीं हैं। रोज़ सुबह उठकर सूरज की रोशनी देखते हैं, पूरा खाना मिलता है, हर रात लाल चांद निकलता है। लेकिन ये सब आज तबाह हो रहा है। क्लाइन ने दिल ही दिल में जोड़ा,
इस बार अदाल, सिन और रुस थोड़े से बेहाल हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट स्पैरो का बयान समझ में आने वाला था, लेकिन लग रहा था जैसे वो सोच से भी बाहर है। जैसे वो बचपन में पुरानी किताबें पढ़ते वक्त शब्द तो समझ आते थे, लेकिन उनके मतलब की गहराई नहीं पकड़ पाते थे। उन्हें समझ नहीं आया कि सूरज और लाल चांद क्या होते हैं, लेकिन रोज नॉर्मल खाना, बिना किसी श्राप के, बिना राक्षसों या अंधेरे के डर के, और बुढ़ापे में कंट्रोल न खोना, ये तो वो ख्वाब था जो वो दिन रात देखते थे। क्या दुनिया में ऐसी जगह भी है? क्या यही वो स्वर्ग है जो पुरानी किताबों में लिखा है? क्या हमारी जमीन सचमुच श्रापित है? मून सिटी शिकारी टीम एक बार फिर खामोश हो गई। किसी ने मुंह खोला, लेकिन पता नहीं क्या पूछें। कोई चाहता था कि गवर्नमेंट स्पैरो को मून सिटी ले जाए और हाई प्रीस्ट को इस खबर से आगाह करे, सबको बताए, लेकिन वो खतरे को बुलाने से डर रहा था। इस दौरान उन्होंने अपनी होशियारी और चौकसी कम नहीं की। क्लाइन को इनके इस एटीट्यूड से बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, बल्कि उसने सोचा कि फुसेकन लैंड ऑफ गॉड्स में आज तक बची हुई सिविलाइजेशन का यही रिएक्शन होना चाहिए। हाथ में लैंटन लिए उसने बाईं तरफ एक कदम बढ़ाया और उन अजीब कपड़ों या चमड़ों में लिपटे हुए लोगों से होकर मशरिक की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चाहे इन लोगों की कहानी कुछ भी हो, चाहे उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं, उसने सोचा कि पहले अपनी खोज पूरी कर ले, फिर सुनना और सोचना, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन कहती थी कि उसका मंजिल अब दूर नहीं, और वो दास्तानवी वेस्ट कॉन्टिनेंट सिर्फ 2-3 घंटे की पैदल दूरी पर है। जब उसने कदम बढ़ाया तो अदाल और बाकी लोग धीमे से झुक गए, डिफेंस और अटैक के लिए तैयार। लेकिन क्लाइन उनकी तरफ नहीं आया, बल्कि बाईं तरफ 10 मीटर दूर निकल गया और आगे बढ़ता रहा। उसे अजीब काले कपड़े, अजीब टोपी और अजीब शीशे के लैंटन वाले जवान को दूर जाते देखकर, पीली रोशनी कम होते देखकर अदाल का चेहरा बदल गया। वो जोर से पुकारा, तुम आखिर कौन हो? क्लाइन ने मुड़कर नहीं देखा, बल्कि हाथ में वो हल्की पीली रोशनी वाला लैंटन लिए अंधेरे में आगे बढ़ता रहा। उसने सीधी आवाज में कहा, एक मिशनरी, अपने परमेश्वर की रोशनी फैलाने वाला। अदाल, सिन और बाकी लोग एक दूसरे को देखते रहे। चेहरों पर उलझन थी। वे देर तक हटके तहे रहे, लेकिन जब सिर्फ रोशनी की एक धुंधली सी लकीर बची तो बेजान बजाने आगे बढ़कर क्लाइन के पीछे चल पड़े। वे उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, न उसे नजरों से ओझल होने देना चाहते थे। वे अपना मिला हुआ खाना लेकर उसे मॉनिटर करते हुए और उसका पीछा करते हुए चल रहे थे, और क्लाइन भी ठीक ठाक स्पीड से चल रहा था। न उनका इंतजार कर रहा था, न उन्हें छोड़ने की कोशिश। इस तरह दोनों तरफ खामोशी में कम चमकती बिजलियों के नीचे चलते रहे। किसी वक्त रुस और एक और शिकारी टीम मेंबर अलग हो गए। वे अपना चमड़े का लैंटन और खाना लेकर पलट गए और खामोशी से अनंत अंधेरे में गायब हो गए। सेकंड्स मिनटों में बदले और आखिर क्लाइन रुक गया। आसमान पर चमकती बिजलियों की रोशनी में उसने कुछ 100 मीटर दूर एक सफेद धूसी धुंध देखी। ये धुंध जमीन से जुड़ी हुई थी और आसमान तक जाती थी, जैसे उसका कोई छोटा या टॉप ही नहीं। साथ ही ये धुंध दोनों तरफ भी फैली हुई थी, जैसे कोई अंत ना हो। क्लाइन ने उसे गौर से देखा। चाहे अंधेरे की दीवार बीच में हो, उसने धीरे से सिर उठाया। दूसरी बिजली के थमने के बाद उसने नजर हटाई। क्या इस धुंध के पीछे या अंदर वो गायब वेस्ट कॉन्टिनेंट है? उसकी सांसें भरी हुई थीं। उसने लैंटर्न उठाया और आगे बढ़ता रहा, जब तक कि पीली रोशनी एक जमती हुई धुंध को चमका ना सके। उसे और कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। एक सीयर की इंट्यूशन के तौर पर वो जानता था कि ये सफेद धुसी धुंध एक ऐसी दीवार है जिसे आम तरीकों से पार नहीं किया जा सकता। उसने सोचा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अंधेरे को बार बार खुरचने लगा। 4-5 बार करने के बाद क्लाइन ने एक काली केन बाहर निकाली, जिसमें कई जड़ीन जड़े थे। ये था स्टाफ ऑफ द स्टार्स, एक भयंकर सील्ड आर्टिफैक्ट जिसे 062 के नाम से जाना जाता था, जो बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के बदले लिया गया था। ध्यान रहे, उसने बस स्टाफ ऑफ द स्टार्स का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन बुलाया था। इस तरह अगर उसके दिमाग में कोई अनजान तस्वीर भी आई तो वो हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन हटाकर किसी भी खतरे को वक्त पर रोक सकता था। अ स्कॉलर ऑफ योर के लिए ये ग्रेट 0 सील्ड आर्टिफैक्ट इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका था, लेकिन इससे उसके असर महसूस होते थे और वो अभी 3 मिनट से ज्यादा नहीं चलता था। साथ ही असली आर्टिफैक्ट से थोड़ा फर्क भी था। किसी पपेट से स्टाफ ऑफ द स्टार्स पकड़वाना नेगेटिव इफेक्ट से बचने का अच्छा तरीका नहीं था, क्योंकि पपेट को कंट्रोल करना पड़ता और कोई भी कंट्रोल तस्वीरों को ट्रांसफर कर सकता था। अगर वो किसी तैयार लड़ाई में होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये उसके 3 कीमती समनिंग स्पॉट्स में से एक घेर लेता। साथ ही स्टाफ ऑफ द स्टार्स उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन वो एक फोर्स्ड ओनरशिप थी और वो अभी सील स्टेट में था।
ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट का लेवल इतना था कि क्लाइंट एक बार में उसे समन नहीं कर पाता। यूजुअली 3-6 कोशिशों के बाद ही काम बनता। तेज लड़ाई में इतने मौके नहीं मिलते। इसी वजह से जब वो परफॉर्मेंस के लिए तैयार होता तो वो पहले खुद को हिप्नोटाइज कर लेता। स्टाफ ऑफ द स्टार्स को खास हालत में इस्तेमाल करके वो अपने वो एबिलिटीज बचा लेता जो मिस मैसेंजर, मिस्टर अजिक, मैडम अरियाना, विल ऑसिप्टन जानी पहचानी एंजल्स के हिस्टोरिकल वॉइड इमेजेस को बुलाने के लिए ज़रूरी थी। जड़ियों वाली काली स्टाफ हाथ में लिए क्लाइंट के दिमाग में एक दरवाजे के धीरे से खुलने का सीन आया। स्टाफ पर जड़ीनों में हल्की चमक आई और सफ़ेद धुसी धुंध ने एक ऐसा दरवाज़ा बनाया जो पूरी तरह से हकीकी नहीं लग रहा था। दरवाज़ा बेआवाज़ खुला और उसके पीछे भी वही धुंध थी। दरवाज़ा खोलना काम नहीं आया। हालांकि उसका नतीजा अनजान नहीं था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा दर्द था। उसने सोचा और अपना तरीका बदलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने सोचा, स्टाफ ऑफ द स्टार्स अपने आप चल पड़ी, जैसे उसके साथ कोई सीन जुड़ गया। चैप्टर 1212 रोशनी फैलाना। लम्हा पहले जब क्लाइंट ने सोचा कि अब क्या करें, उसके दिमाग में एक तस्वीर खुद ब खुद आ गई। 2 पहाड़ियों के बीच के बादल तेजी से खौलने लगे और बाएं दाएं तरफ फैल गए। उनके बीच एक ऐसी क्रैक नजर आई जिसका ताला दिखाई नहीं दे रहा था। शाम की ऑरेंज लाल किरणों ने उसे भर दिया और एक हकीकी सा रास्ता बना दिया। ये वो मंजर था जब ब्लास्फीमर एमन जायंट किंग्स कोर्ट के प्रोजेक्शन में दाखिल हुआ था, और जैसे ही उसने महसूस किया कि उसे उस पावर की पूरी जानकारी नहीं और दूसरा तरीका अपनाने की सोचा, तब तक स्टाफ ऑफ द स्टार्स पर लाल, हरी, नीली और ट्रांसपेरेंट जड़ीनों में चमक आई और वो अपने आप चल पड़ी। जमती हुई सफ़ेद धुस्सी धुंध भी खौलने लगी, लेकिन इतनी तेज नहीं। वो पीछे की तरफ लौटते हुए अलग हो रही थी, लेकिन सीधा सामने वाला हिस्सा अब भी अनंत सफ़ेद धुस्सी मांस था। उसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। क्लाइंट ने दिल ही दिल में आह भरी। अपने ख्यालात को संभालते हुए उसने और कोशिशें की। पिछले 3 मिनट में उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 7 बार अपनी मर्जी से, 3 बार बेजान बजाने, लेकिन वो उस अनदेखी दीवार को खोल नहीं पाया। सचमुच आम तरीके काम नहीं आते। उसने कलाई हिलाकर 062 के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को, जो अपने सीमा के करीब था, असली दुनिया से गायब कर दिया। उसने खामोश सफ़ेद धुस्सी धुंध को घूरा और लगभग 1 मिनट तक हिला तक नहीं, जैसे वो एक बुत बन गया हो। आखिर क्लाइंट ने आंखें बंद कीं और नज़र हटाई। हाथ में लैंटर्न लिए वो नज़दीक खड़े इंसानों की तरफ बढ़ा जो उसे देख रहे थे। उसने अंधे धक्के लगाने की सोची नहीं, क्योंकि नाकामी के चांसेस ज़्यादा थे। उसने सोचा कि उन लोगों से पूछे जो 2-3 हज़ार साल से इस जगह की हिफाजत कर रहे हैं। जाहिर है इन पुराने बचे हुए लोगों ने इस धुंध की खोज की होगी। वो देखेगा कि क्या उनके सालों के अनुभव से कोई इंस्पिरेशन मिलती है। क्लाइंट के अंदाजे के मुताबिक वो लोग उस पर ज़रूर ज़्यादा रिएक्ट करते, इसलिए उसने पहले ही कुछ ऐसे पावर्स तैयार कर रखे थे जो उन्हें शांत कर सकें। लेकिन जब उसने लैंटर्न की रोशनी के दोनों किनारों पर देखा तो उसने महसूस किया कि वो बदसूरत या डिफॉर्म्ड इंसान मुंह खोलकर उसे घूरते थे, उलझे और हैरानज़दा, जैसे उनकी सोचने की ताकत वक्त के लिए गायब हो गई हो। क्लाइंट ने हल्का सा भौं चढ़ाया। अंधेरे में वो आहिस्ते आहिस्ते उन पुराने बचे हुए लोगों के पास गया और 2-3 मीटर दूर रुक गया। तुम लोगों को इस धुंध के बारे में क्या पता है? क्लाइंट ने जोटुन भाषा में गहरी आवाज में पूछा। ये भाषा जो कुदरती ताकतों को हिला सकती थी, ज्योग्राफी से बदलती नहीं थी। सिर्फ लहजे में थोड़ा फर्क था, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर असली वर्जन मॉडिफाई किया जाता तो रिचुअल मैजिक में उसके असर खत्म हो सकते थे। गर्मन स्पैरो का सवाल सुनकर एडल जैसे होश में आया। उसके होंठ कपकपाए और उसने अधूरी आवाज में जवाब दिया, हमने कभी इस धुंध को बदलता नहीं देखा। अभी गर्मन स्पैरो ने धुंध को पानी की तरह खौलाया और दोनों तरफ अलग कर दिया था। ये मंजर उन्हें सचमुच डरा गया था, जैसे वो कोई चमत्कार देख रहे हों। मून सिटी के कई नस्लों की 2-3 हज़ार सालों की मेहनत एक ऐसे आदमी के 20-200 धड़कनों की कम वक्त की कोशिश से कमतर थी। यही वो वजह थी कि जब गर्मन स्पैरो उनके पास आया तो उन्होंने लड़ने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने बेजान बजाने मान लिया कि चाहे वो कितना भी भागें, बेकार है। 2 सेकंड की खामोशी के बाद क्लाइंट ने फिर पूछा, क्या इसके बारे में कोई रिकॉर्ड्स हैं? इस वक्त एडल समझ गया कि गर्मन स्पैरो क्या कहना चाहता है। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए धीरे से सर हिलाकर हाँ की। हाँ, लेकिन सिर्फ हाई प्रीस्ट और उनके साथी ही बार बार उसे देखते हैं। काले ट्रेंच कोट और आधी टोपी पहने क्लाइंट ने थोड़ा सोचा और अचानक हाथ आगे बढ़ाया और खाली जगह से एक चीज खींच निकाली। ये था क्रॉस, ब्रॉन्ज से ढका हुआ, जिस पर कुछ नोकें निकल रही थीं।
ये था अनशैडोड क्रूसिफिक्स, पुराने सूर्य देवता का हिस्टोरिकल इमेज। क्रॉस हाथ में लिए क्लाइन ने उसे थोड़ा ऊंचा उठाया और उन पुराने बचे हुए लोगों की तरफ किया। साफ, चमकदार और गर्म रोशनी खिली, आसपास का अंधेरा भटक गया और उन्हें रोशन कर दिया। उनके जंगी अनुभव ने उन्हें बेजान बजाने बचने की कोशिश करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनकी हरकतें बीच में रुक गईं। ये चमक और गर्मी किसी आग से कंपेयर नहीं हो सकती थी। इससे मून सिटी शिकारी टीम के बचे हुए मेंबर्स को पुरानी किताबों और हाई प्रीस्ट के बताए हुए देवताओं की याद आई। वो देवता थे जो अनंत रोशनी देते थे और अनंत गर्मी लाते थे। चमकदार साफ रोशनी के नीचे एडल, शिन और बाकी लोगों के जिस्म से एक टेढ़ी मेढ़ी लड़ती हुई काली गैस जैसे जिंदा हो खौलने लगी, तेजी से ऊंची उठी और गायब हो गई। मून सिटी शिकारी टीम के मेंबर्स ने महसूस किया कि उनका जिस्म हल्का हो गया और उनकी रूहान का दबा हुआ बोझ भी गायब हो गया। उनके जिस्म में जमा जहर और बीमारियों को साफ करने के बाद क्लाइन ने अपनी कलाई हिलाकर अनशैडोड क्रूसिफिक्स का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन गायब कर दिया। फिर तुरंत उसने एक और केन पकड़ी जो देखने में आम लकड़ी किसी दिखती थी। ये थी लाइफ्स केन, सिटी ऑफ सिल्वर की पुरानी सील्ड आर्टिफैक्ट। हालांकि उसने इसे एवरनाइट गॉडेस को भेंट कर दिया था, लेकिन जब तक कोई चीज स्कॉलर ऑफ यॉर्क की प्रॉपर्टी रही है, वो दूसरे तरीके से उनके साथ रहती है। लाइफ्स केन हाथ में लिए क्लाइन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और केन के निचले हिस्से से मून सिटी शिकारी टीम के लीडर को छुआ। पहले के अनुभव से एडल ने बचाव नहीं किया। उसके चेहरे की गांठें फटने लगीं, पीप निकला, धुंधली पड़ी और आखिर बिल्कुल गायब हो गईं। एक भी दाग नहीं बचा। अपने टीम मेंबर्स के चेहरों से एडल समझ गया कि उसमें बदलाव आया है। उसने हटकटाते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और अपना चेहरा छुआ, ऊपर से नीचे और फिर वापस। वो इसी को दोहराता रहा। इस दौरान उसने महसूस किया कि वो एक बेमिसाल सेहतमंद हालत में है, अपनी जवानी के शुरुआती दिनों से भी बेहतर। क्लाइन ने उसे नहीं देखा। उसने एक तिरछा कदम उठाया और लाइफ्स केन से बाकी पुराने बचे हुए लोगों का इलाज किया। एडल की मिसाल देखकर शिन और बाकी लोग थोड़ी चौकसी के साथ केन के संपर्क में आए और उन्हें महसूस हुआ जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। इनमें से वो दो डिफॉर्म्ड लोग जो आसानी से जज्बाती हो जाते थे, अपनी आंखों में आंसू ले बैठे। अफसोस, मैं कुदरती नकाइस का इलाज नहीं कर सकता। मानसिक बीमारियों का कर सकता हूं, लेकिन कुछ पागलपन नहीं ठीक कर सकता। क्लाइन ने अपना हाथ वापस खींच लिया और लाइफ्स केन का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन गायब कर दिया। वो अपनी जगह वापस गया और पलटकर खड़ा हो गया। उसने पुराने बचे हुए लोगों की तरफ देखा और कहा, मैं तबाही लाने नहीं आया हूं, बल्कि अपने परमेश्वर की रोशनी फैलाने आया हूं, रोशनी और गर्मी लाने आया हूं। वापस जाकर अपने लीडर को बताओ कि मैं यहां आया हूं, अगर वो चाहें तो आ सकते हैं। उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये पुराने बचे हुए लोग कहाँ रहते हैं, ना ही वहां सीधे जाने का इरादा किया। इससे उनकी सबसे ज्यादा लड़ाई और चौकसी शुरू हो जाती, इसलिए उन्हें चॉइस देना बेहतरीन हल था। इस लम्हे एडल, शिन और बाकी लोग गर्मन स्पैरो के बार बार मिस्टिकल चीजें निकालने से हैरान थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी चमत्कार में चल रहे हैं और अभी उन्हें पवित्र रोशनी से साफ करके उनकी सेहत बेहतरीन हालत में ला दी गई है, बल्कि अपने उजाले से भी आगे। ठीक है, कुछ सेकंड्स बाद एडल ने जवाब दिया। जैसे ही वो पलटकर मून सिटी वापस जाने लगे, अंधेरे के गहरे हिस्से से आग की रोशनी चमकी और तेजी से करीब आने लगी। लीडर एक बूढ़ा आदमी था जिसने गहरा भूरा जानवर का चमड़ा पहना हुआ था। उसके बाल सफेद और अंगूरे थे, चेहरे पर असली क्रैक्स थे। हाई प्रीस्ट पहचान कर शिन ने अचानक पुकारा। ये और कोई नहीं, मून सिटी का हाई प्रीस्ट निम का। निम के पीछे रस और वो दूसरे शिकारी टीम मेंबर्स थे जो पहले ही शहर वापस गए थे। साथ ही कुछ और हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स भी थे। निम ने एडल, शिन और बाकी लोगों को सर हिलाकर सलाम किया और फिर ग्रुप के आगे बढ़कर उस आदमी की तरफ देखा जो खुद को मिशनरी कहता था, गर्मन स्पैरो की तरफ। उसने अपनी बाहें क्रॉस की और झुककर सलाम किया। महामहिम मेहमान, मैं मून सिटी का हाई प्रीस्ट निम हूं। मून सिटी कभी वैम्पायर्स का था, लेकिन वो सिविलाइजेशन पुराने जमाने में तबाह हो गई। इसके बाद हमने महान सूर्य देवता, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर के आदेश स्वीकार किए और यहाँ आकर बस गए ताकि इस सफ़ेद धुस्सी धुंध पर नज़र रखें और इसके बारे में कोशिशें करें। ये आज तक जारी है, चाहे ये ज़मीन श्रापित हो गई हो और परमेश्वर ने हमें जवाब नहीं दिया। आज तक 3742 साल बीत गए। चैप्टर 12-13 हमेशा से बेहिस फैसला वाली धुंध, द एटर्नली इम्पर्टर्बेबल फॉग। 3742 साल, सचमुच उन्हें तब भेजा गया जब पुराना सूरज देवता जिंदा था। सिटी ऑफ सिल्वर के 2000 से ज्यादा साल अंधेरे में बचने के रेफरेंस के साथ क्लाइन ने आसान से मून सिटी हाई प्रीस्ट की बातों की तस्दीक कर ली। उसने हल्का सा सर हिलाकर पूछा,
क्या तुम इस धुंध की हिफाजत कर रहे हो ताकि इसमें कोई अजीब गरीब ना हो? मून सिटी का हाई प्रीस्ट गहरा भूरा जानवर का चमड़ा पहने निम ने सर हिलाकर कहा, परमेश्वर ने जो वही दी थी वो ये थी कि हम पूरे दिन इस इलाके की हिफाजत करें। हमें देखना है कि कोई इस धुंध से बाहर आता है या नहीं। धुंध से बाहर आता है। पुराने सूरज देवता को पहले से अंदाजा था कि कोई इस धुंध से बाहर आएगा। अगर धुंध के पार वाकई वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है तो क्या इसका मतलब है कि उसमें अभी भी जिंदगी और सिविलाइजेशन है? ये सुनते ही क्लाइन के दिल में एक अनकही सी धड़कन उठी, लेकिन उसने एक हकीकत को गहराई से समझा। अमोन के वालिद दूसरी क्रिएटर भी इस सफ़ेद धुस्सी धुंध को नहीं खोल पाए थे और उन्हें तो आदमी भेजकर इसकी चौकसी करवानी पड़ी थी। क्या इस अनदेखी दीवार से गुजरने के लिए कोई खास तरीका चाहिए? हाँ, मिस्टर हैंगमैन ने पहले बताया था कि क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनम ने कहा था कि शायद कोई इनकैंटेशन या कमांड चाहिए। साथ ही शर्त यह है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट वापस आया हो। डीप लाइंस वाले हाई प्रीस्ट की तरफ देखते हुए क्लाइन ने पलक तक नहीं झपकाते हुए कहा, मुझे लगता है उन्होंने आपको मेरा तारुफ करा दिया होगा। मैं एक मिशनरी हूं, इस जमीन पर अपने परमेश्वर की रोशनी फैलाने आया हूं। मून सिटी का हाई प्रीस्ट निम अपना संगठन बनाए रखा और अपनी लंबी सफेद बालों जैसी ही सफेद आंखों से क्लाइन की तरफ देखा। महोदय, आप किस हस्ती को मानते हैं? क्लाइन ने बेजान बजाने सीधा जवाब देने को चाहा, लेकिन अपने पहले से तैयार मिशनरी आइडेंटिटी को देखते हुए उसने अपनी शर्म को दबाया। क्लाउन की एबिलिटी से उसने अपने चेहरे के मसल्स को संभाला और थोड़ा सा दीवाना सा चेहरा दिखाया। कृपया करके मुझे अपने परमेश्वर का तारुफ देने की इजाजत दें, इस जमीन के मुक्तिदाता, महान मिस्टर फूल। द फूल? मून सिटी के हाई प्रीस्ट निम और बाकी लोगों ने ऐसा शब्द सुनने की उम्मीद नहीं की थी। लंबे के लिए वो हैरान थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें लग रहा था कि इसके अंदर अनंत फिलॉसफी छिपी हुई है। आखिर उनकी तवज्जो डिस्क्रिप्शन पर गई, इस जमीन का मुक्तिदाता। निम से न रहा गया, उसने अदल और बाकी लोगों की तरफ देखा, उनके चमकते हुए चेहरों को देखकर। एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड होने के नाते वो अच्छी तरह जानता था कि ये उनके जिस्म में जमा जहर और गंदगी के साफ होने का नतीजा है। साथ ही शिकारी टीम के मेंबर्स का बेहतरीन इलाज भी हुआ है। अगर वो इन जवानों को बचपन से बढ़ते न देखता और उनके पहले वाले चेहरों को याद न रखता तो वो कभी कंफर्म नहीं कर पाता कि ये मून सिटी के रहने वाले हैं। हाई प्रीस्ट को देखकर अदल ने तुरंत उत्तेजित होकर कहा, महोदय, स्पैरो ने एक देवता की दुआ से हमें बचा लिया। हाँ, हमें रोशनी दिखी, हमें गर्मी महसूस हुई। नाक नहीं होने वाली सिन ने जोड़ा। अपनी जज्बाती हालत के बाद उसने बेजान बजाने गैरमिन स्पैरो के बताए हुए परमेश्वर के प्रति कुछ यकीन पैदा कर लिया था। उस क्रिएटर से कंपेयर करो जो कभी दुआओं का जवाब नहीं देता और मून सिटी के दर्द को नज़रअंदाज करता है। ये हस्ती ज्यादा देवता जैसी लगती है। रुस और वो दूसरा शिकारी टीम मेंबर जो हाई प्रीस्ट को खबर देने मून सिटी वापस गया था, अपने पुराने साथियों की तरफ लालच से देख रहे थे। उनमें जलन थी और नई जिंदगी की चाहत भी। हाई प्रीस्ट निम ने अपनी नज़र वापस खींची और अजीब कपड़े टोपी पहने गैरमिन स्पैरो की तरफ देखा। क्या महान मिस्टर फूल इस दुनिया के, नहीं, इस श्रापित जमीन से बाहर के देवता हैं? क्लाइन ने गंभीरता से धीरे धीरे सर हिलाकर हाँ कही। हाँ, तो फिर वो महान सूरज देवता जो सब कुछ बनाने वाले थे? निम ने हट कहते हुए वो सवाल पूछा जो उसका दिल जानना चाहता था। क्लाइन ने अपनी आवाज बदलकर एक चार्लेटन जैसी कर ली और बोला, उनके किंग्स ने उस हस्ती को धोखा दिया। खून, गुस्सा, गंदगी और परछाइयों ने इस जमीन पर बहना शुरू कर दिया, जिसने एक बड़ा हादसा जन्म दिया। निम की प्यूपल्स थोड़ी फैल गईं, जैसे वो ज्यादा रोशनी सोख कर सामने की दुनिया देखना चाहता हो। बहुत मुश्किल से उसने कुछ दबाया और पूछा, आप कह रहे हैं कि इस वजह से परमेश्वर खत्म हो गए? सिर्फ खत्म ही नहीं हुए, उनके मांस खून को धोखेबाजों ने खा भी लिया। इस वजह से ये जमीन श्रापित हो गई। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में होने का फायदा उठाते हुए क्लाइन ने हिम्मत से ये कहा। उसने अमोन भाइयों और बाकी 6 किंग्स ऑफ एंजल्स में फर्क करने की कोशिश नहीं की। उसका इरादा था कि मून सिटी के रहने वाले सारे किंग्स ऑफ एंजल्स को धोखेबाज समझें। इससे आगे चलकर वो अमोन के चक्कर में न फंसें। आधे साल की मुसाफरी और अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो पक्का हो चुका था कि फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स वाकई सील्ड है या फिर बाहर की दुनिया से अलग थलग है। सिर्फ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जायंट किंग्स कोर्ट का एग्जिट है या फिर सेफिरा कैसल लेवल की कोई चीज़। इसलिए यहाँ स्टाफ ऑफ द स्टार्स इस्तेमाल करने से वो सिर्फ श्रापित जमीन के दायरे में ही हिल सकता था, बाहर की दुनिया के मंजरों तक नहीं पहुंच सकता था। इसके अलावा बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस तो हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के लिए भी दबाकर अलग कर दिया गया था। जब भी समनिंग कामयाब होती, प्रोजेक्शन तुरंत माहौल की भीख में आ जाती। बिल्कुल बेकार।
इससे उसे शक हुआ कि बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस की तीसरी लेवल भी ट्रू क्रिएटर जैसे असली देवताओं के लिए थोड़ी खतरनाक है। गेरमन स्पैरो की बातें सुनकर मून सिटी हाई प्रीस्ट निम का जिस्म थोड़ा सा कांप उठा और उसका दागदार चेहरा पल भर में जर्द हो गया। उसके पीछे खड़े बियॉन्डर्स के चेहरे भी बदल गए, जैसे उन्हें एक बेहद गंभीर चोट लगी हो। एक तो कंट्रोल खोने के निशान दिखाने लगा। ये देखकर क्लाइन ने फिर हाथ आगे बढ़ाया और खाली जगह से लाइफ स्केन खींच निकाली, उसे हवा में उड़ाया और ठीक टारगेट को छुआ। उस बियॉन्डर के कंट्रोल खोने के निशान तुरंत गायब हो गए। उसकी पेशानी पसीने से भर गई, जैसे वो अभी बड़ी बीमारी से उभरा हो। हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के गायब होते ही लाइफ स्केन तेजी से धुंधली पड़ी। मून सिटी के बियॉन्डर्स आखिर उस दुखद खबर से उबर पाए। कुछ शक और अन्याय से भरे हुए थे, कुछ हल्के से रोने लगे, कुछ गेरमन स्पैरो की तरफ ऐसी उलझी हुई नजरों से देखा जैसे वो उनकी आखिरी उम्मीद हो। किसी वक्त निम की आंखें बंद हो चुकी थी। 2-3 सेकंड बाद उसने फिर खोली और गेरमन स्पैरो की तरफ देखा। और कुछ पूछना है? 1 मिनट से कम में वो जैसे काफी बूढ़ा लगने लगा था। उसका जिस्म गला सड़ा और उदास लग रहा था, लेकिन बिल्कुल बेउम्मीद नहीं था, जैसे पेड़ सड़े हुए हों लेकिन नई जिंदगी जन्म ले रही हो। क्लाइन ने आधा पलटकर हाथ में लैंटर्न लिए जमती हुई धुंध की तरफ इशारा किया और कहा, तुम लोगों ने इस पर्दे को कब से खोलने की कोशिश शुरू की? क्या हासिल किया? निम ने सीधे दिल से कहा, शुरुआत में परमेश्वर की वही थी। जब उन्होंने हमें इसकी चौकसी करने को कहा, तब उन्होंने हमें रास्ता सोचने को भी कहा। जब जमीन श्रापित हो गई तो हमने इसे एक उम्मीद की तरह अपनाया ताकि कोई रास्ता मिले, लेकिन आखिर हमने कुछ हकीकी हासिल नहीं किया। चाहे जो भी तरीका अपनाए, जमती हुई धुंध ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये कहते हुए उसने हट कह दिया, ऐसा नहीं कि कोई रिएक्शन नहीं आई, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी हम चाहते थे। क्लाइन को तुरंत उम्मीद दिखाई दी और अपनी नॉर्मल आवाज में पूछा, क्या रिएक्शन आई? निम के हट कहते हुए तुरंत जवाब न देने पर सिन ने खुद से कहा, महोदय, स्पैरो ने धुंध का एक हिस्सा अलग कर दिया था जो हमारी 2-3 हजार साल की मेहनत से भी गहरा था। निम से न रहा गया। उसने गेरमन स्पैरो को एक गहरी नजर से देखा और फिर बोला, 1730 साल से पहले उस वक्त के हाई प्रीस्ट को मून सिटी के 2000 सालों में कुछ न हासिल कर पाने की कठोर हकीकत से इंस्पायर किया। उन्हें लगा कि हम इस धुंध को सिर्फ एक सील नहीं समझ सकते, बल्कि इसे एक महान हस्ती समझना चाहिए। उन्होंने इस धुंध के लिए एक इज्जत भरी नाम, प्रेयर स्टैंजा और उसके सिंबल्स डिजाइन किए। यहां बार बार रिचुअल्स किए, बातचीत करने की कोशिश की और प्रार्थना की। ये वो सोच थी जो कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता। वाकई इतने सालों में मून सिटी में अजीब आइडियाज वाले लोग भी होंगे। 3000 साल बेकार नहीं जाते। क्लाइन ने दिल ही दिल में आह भरी और हल्का सा सर हिलाकर बोला, उसके बाद कोई जवाब मिला? नाक से हाँ की आवाज के साथ निम ने जवाब दिया। एक बार जब हाई प्रीस्ट ने इज्जत भरी नाम की पहली लाइन बदली, हमेशा से बेहिस फैसला वाली धुंध, तब आने वाले रिचुअल में उन्हें धुंध के अंदर से आवाजों का सिलसिला सुनाई दिया। अफसोस, चाहे कितनी भी कोशिश करें साफ सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। उस दिन के बाद हमने अनगिनत रिचुअल्स किए। हमें समझ आया कि जवाब हमेशा नहीं मिलता, अगर मिला भी तो वक्त पर नहीं मिलता, इंतजार करना पड़ता है। तेजी से सोचते हुए क्लाइन ने पूछा, लगभग कितनी बार में काम हो जाता है? कोई पैटर्न नहीं, कभी एक बार में ही काम हो जाता है, कभी पूरा महीना बीत जाता है, कोई जवाब नहीं आता। निम ने आह भरी। हमने बहुत बदलाव किए, लेकिन सब बेकार रहे। क्या बाद में तुमने वो आवाजें सुनी? क्लाइन ने पूछा। नहीं, शायद हमारी सीक्वेंस इतनी ऊंची नहीं या हमारी ताकत कमी है। निम ने सर हिलाया। अगर ये वजह है तो मैं ट्राई कर सकता हूं। कुछ सेकंड हट कहने के बाद उसने तहजीब से पूछा, क्या आप वो सही रिचुअल फिर से कर सकते हैं? मैं वो आवाजें सुनना चाहता हूं। इस किस्म की तहजीब निम ना तो टाल सकता था और न ही टालने की हिम्मत कर सकता था। उसने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें मून सिटी में हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ सोचकर क्लाइन ने पूछा, क्या आपने वो चीजें पहले इस्तेमाल की हैं? हाँ, निम ने उलझाते हुए जवाब दिया। क्लाइन ने बेजान बजाने सर हिलाते हुए कहा, फिर अभी कर लेते हैं। मुझे बताइए, आखिरी बार आपने वो चीजें कब और आसपास कहाँ इस्तेमाल की थी? चैप्टर 12-14 आवाज। सीन, फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स। वापस सफेद धुस्सी धुन के सामने। हाई प्रीस्ट का जवाब सुनकर क्लेन ने लैंटर्न हाथ में लिया और बाईं तरफ 20-30 कदम चलकर एक ऐसी जगह रुकी जो धुंध के पैरेलल थी। फिर उसने आधी आंखें बंद की, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। इससे पीछे खड़े मून सिटी बियॉन्डर्स की आवाज गिन गई। डर था कि कहीं ओरेकल को परेशान न करें। 4-5 सेकंड्स बाद क्लेन ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और हवा में धीरे से पकड़ा। एक पत्थर का बना अल्टार असली दुनिया में आ गया।
उस पर तेल की बनी 3 मोमें थी और 7-8 स्पिरिचुअल मटीरियल्स। सीक्वेंस 4 डेमिगॉड निम हैरत से बेहोश सा हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पहले उसने गवर्नमेंट स्पैरो को केन निकालते देखा था, अपने साथी का इलाज करते। उसने बस इतना सोचा था कि गवर्नमेंट स्पैरो के पास स्पेस की ताकत है या मिस्टर फूल की मेहरबानी है। लेकिन अब उसका फैसला बिल्कुल उलट गया, क्योंकि उसने अल्टार, कुछ मोमें और स्पिरिचुअल मटीरियल्स को पहचाना। ये सब उसने एक बार इस्तेमाल किए थे। क्या उसने वो चीज़ें बना दी जिन्हें मैंने पहले इस्तेमाल किया? क्या ये हिस्ट्री से आने वाली ताकत है, वक्त से आने वाली ताकत? निम ने मून सिटी की बची खुची पुरानी किताबों का कंटेंट याद किया और अपने डेमिगॉड्स के ज्ञान से एक शुरुआती अंदाजा लगाया। इस लम्हे क्लेन ने पलटकर हाई प्रीस्ट की तरफ देखा। आप शुरू कर सकते हैं। निम ने चुपके से एक गहरी सांस ली। अदल, सिन, रूस जैसे लोगों की नज़रों के सामने वो अल्टार के पास गया और स्पिरिचुअलिटी की एक दीवार बनाई। अल्टार पर बनाए हुए सिंबल्स, लेबल्स और पैटर्न्स को देखा और कंफर्म किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो अपनी यादों में रटे हुए प्रोसेस को फॉलो करते हुए बहुत आसानी से रिचुअल शुरू कर दिया। आखिर में उसने सर झुकाया और नीचे से आवाज में पढ़ा, हमेशा से बेहिस फैसला वाली धुंध, वक्त और जगह में जम गई दीवार, सब कुछ संभाले हुए वजूद। प्रेयर खत्म होने से पहले ही क्लेन ने अपनी तवज्जो सफ़ेद धुस्सी धुंध पर लगा दी थी, उम्मीद कि अंदर से कोई आवाज़ आए। इसके लिए उसने चोरी छुपे आसपास के अंधेरे में चलने वाले मॉन्स्टर मैरियोनेट्स को अलग अलग कर दिया था। उन्हें एक खास फासले पर रखा ताकि कोई भी शक की निशानी ना छूटे। लेकिन रिचुअल खत्म होने तक क्लेन ने कोई अजीब चीज़ नहीं देखी। और थोड़ा इंतजार करने के बाद क्लेन ने मून सिटी हाई प्रीस्ट निम की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, एक और बार। वापस बैकलैंड, एम्प्रेस बुरो, हॉल फैमिली के स्टडी रूम में। इजाजत मिलने के बाद ऑड्री ने दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की। उसके वालिद अर्ल हॉल और भाई हिब्बर्ट कुछ बातचीत कर रहे थे। ओह बेटी, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अर्ल हॉल ने दरवाजे की तरफ देखा। ऑड्री ने अपना एक्टिंग नहीं छलाया और बिना हंसी के मुस्कुरा कर कहा, पॉवर्टी रिलीफ फाउंडेशन में खाने की कमी है, मैं और जमा करना चाहती हूँ। आज मैंने कई नोबल्स से मिलने की कोशिश की, लेकिन सब कह रहे हैं कि और खाना नहीं बचा, चाहे मैं गोल्ड पाउंड से खरीदना चाहूँ। ये बातें सुनाते वक्त वो नोबल्स या तो ड्राइंग रूम में थे या हाई टी के लिए बनाई जगह पर। उनके सामने हाई क्वालिटी ब्लैक टी और कई एक्सक्विजिट डेजर्ट्स थे। वो बार बार ऑड्री को बुलाते थे ताकि वो उनके डेजर्ट शेफ की कुकिंग स्किल्स की तारीफ करें। उनके नौकरों के गाल गुलाबी थे और वो बहुत हल्के कदम रखते थे, कोई आवाज नहीं करते थे ताकि मेहमानों को परेशानी ना हो। आज की हालात, अर्ल हॉल ने आह भरकर कहा। ऑड्री ने थोड़ा सोचकर गंभीरता से कहा, पापा, मुझे याद है घर पर काफी खाना होगा, क्या मैं पैसे देकर कुछ खरीद सकती हूँ? ऑड्री, तुम ऑलरेडी बहुत कर चुकी हो और करने की जरूरत नहीं, हिब्बक हॉल ने भौं चढ़ाकर कहा। ऑड्री ने सिर्फ अपने वालिद की तरफ देखा और भाई की बात का जवाब नहीं दिया। अर्ल हॉल का चेहरा, जो बेटी को देखकर थोड़ा खुश हुआ था, फिर गंभीर हो गया। ऑड्री, चैरिटी की शर्त यह है कि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी पर असर ना पड़े। ये वो उसूल हैं जो मैं चाहता हूं तुम याद रखो। गोल्डन वाइट लॉन्ग ड्रेस पहने ऑड्री ने बहुत थोड़ी ढीली की और दिल से कहा, पापा, घर पर जितना खाना जमा है वो सबको पूरे 1 साल के लिए काफ़ी है या उससे भी ज़्यादा। इसके अलावा ईस्ट चेस्टर काउंटी में भी बहुत है। जब से विंटर काउंटी पूरी तरह नहीं गिरा, मिडसेशर पर हमला करने वाली फेसक फौजों ने ईस्ट चेस्टर काउंटी पर हमला नहीं किया। और फेसक, इंटिस और फेना पॉटर के जहाज लोइन के चंद आयरन क्लैड वॉरशिप फ्लीट्स ने दबा रखे हैं। वो बस अपना काम चला पा रहे हैं और समुद्र की सप्लाई लाइन की हिफाजत कर पा रहे हैं। अपनी बेटी की एमरल्ड ग्रीन आंखों को कुछ सेकंड्स तक देखते हुए उसने अचानक आह भरी और मुस्कुरा कर कहा, ऑड्री, तुम वाकई बढ़ गई हो। तुम्हारी अपनी सोच है और तकरीबन सराह जाने लायक इरादा। लेकिन हम नहीं जानते ये जंग कितनी देर तक चलेगी। हम नहीं जानते इसका नतीजा क्या होगा। हमें इससे डील करने के लिए बहुत सारा खाना बचाना होगा। मैं मानता हूं कि हम हर खाने में 2 डेलिकेसीज कम करके मुश्किल में फंसे लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा डाइनिंग टेबल न्यूज़पेपर में लिखे मिडिल क्लास जैसे हो। यह हमारे नोबल्स की इज्जत को बिल्कुल खत्म कर देगा। ये वो चीज़ है जो हम हर नस्ल से निभाते आए हैं। समझ रही हो? मैं बस एक मिसाल दे रहा था। इसका सार ये है कि मैं परिवार के जारी रहने और मुस्तकबिल को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। हमारा दर्जा और मौका, जब तक इन पर असर नहीं पड़ता तब तक मैं अपनी मोहब्बत और मेहरबानी दिखा सकता हूँ। ऑड्री, जो मैं कह रहा हूँ वो जालिम हो सकता है, लेकिन तुम अब बढ़ गई हो, ये सुनने का वक्त आ गया है।
हर कोई खुदगर्ज होता है, बस दर्जे अलग अलग होते हैं। मेरे दिल में पूरी हॉल फैमिली मेरी और तुम्हारी माँ, तुम, हिब्बर्ट और एल्फ्रेड से ज्यादा अहमियत रखती है। इनके अलावा पहले ईमान और अच्छे दोस्त, फिर जाने पहचाने लोग, आखिर में सारा बैकलैंड, वो लोग जिन्हें मदद की जरूरत है। अगर पहले गिने हुए लोगों पर असर नहीं पड़ता तो मैं उनकी मदद करने से नहीं हटता। अफसोस, अब मुझे और भी चीजें सोचनी पड़ती हैं। इस पॉइंट तक आकर उसने अपनी ही बुराई करते हुए सर हिला दिया। मुझे अफसोस है कि तुम्हें पता चला कि तुम्हारा वालिद इतना खुदगर्ज है। ऑड्री अपने वालिद की बातें सुनती रही। पहले उसका चेहरा थोड़ा बदला, फिर वापस नॉर्मल हो गया। आखिर तक उसने कोई और जज्बात नहीं दिखाए। लम्हे के लिए वो खामोश रही, फिर दोबारा पूछा, लेकिन हमने जो हासिल किया है वो हमारी जरूरत से ज्यादा है। क्या हम उसका एक हिस्सा भी बांट नहीं सकते? हिब्बर्ट हॉल ने गुस्से से बीच में कहा, हमने जो मेहनत से हासिल किया वो दूसरों को क्यों दें? ये हमारी जमीन, खेती और जंगलों से पैदा हुआ है। ये हमने पैसे से खरीदा है, और ये पैसा और दौलत परिवार से आई है। पापा की समझदारी और ताकत से कमाया गया, नस्ल दर नस्ल जमा हुआ है। चैरिटी करना, दूसरों की मदद करना एक एक्स्ट्रा मोहब्बत का इजहार है। जरूरी नहीं, समझती हो? अर्ल हाल ने सर हिलाकर कहा। जो हिब्बर्ट ने कहा वो आमतौर पर सही है, मैं भी यही सोचता हूं। ऑड्री ने होंठ दबाए और धीरे से सर हिलाकर कहा, मैं समझ गई। अर्ल हॉल ने नजर हटाई और हिब्बर्ट से कहा, खाना ठीक से जमा रखना। अगर जंग का नतीजा बदल ना सके तो इंटिस वालों से कांटेक्ट करना और उन्हें थोड़ा सा अपना इरादा दिखाना। इतनी देर से जंग चल रही है, काफी लोग मर चुके हैं, काफी खेत उजड़ गए हैं, शहरों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने, जानवरों और जमीन की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। इसके अलावा मेरे पास इंटिस सूचित बैंक में शेयर्स हैं, वारवत बैंक और बैकलैंड बैंक के भी। मैं उन्हें खुश कर सकता हूं। हैं, ऐसे वक्त में सिर्फ इन चीजों से खुश करके ही रिश्तेदारी की बात की जा सकती है। इंटिस और लोएन में अक्सर रिश्तेदारी होती थी, खासकर गॉड ऑफ स्टीम के मानने वालों में। पापा, आप सरेंडर करने की सोच रहे हैं? हिब्बर्ट ने हैरानी से पूछा। अर्ल हॉल ने हल्का सा सर हिलाया और फिर आह भरी। आज की हालात में कैसे ना सोचूं? जब वक्त आएगा तुम नए अर्ल हॉल बनोगे। हिब्बर्ट का दिल धड़क उठा, लेकिन वो हैरान में भी था। आपका क्या होगा पापा? अर्ल हॉल ने कड़वे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी माँ और मैं दोनों ईमानदार मानने वाले हैं। चर्च में हमारा कुछ दर्जा है। जब लोएन गिरेगा और चर्च तबाह हो जाएगी, अगर हम अब भी हटने को तैयार नहीं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। इस पॉइंट तक आकर उसने अपने बड़े बेटे को दिलासा दिया, जब तक हॉल फैमिली है और अरिस्टोक्रेटिक टाइटल है, हम अपनी कोर दौलत से ज्यादा नहीं खोएंगे। हमारी बुढ़ापे की जिंदगी इतनी बुरी नहीं होगी। याद रखना, जब तुम गॉड ऑफ स्टील के मानने वाले बन जाओ तो घर में एक छुपा हुआ प्रेयर रूम तैयार करना। जब दोनों बातचीत कर रहे थे, गोल्डन व्हाइट लॉन्ग ड्रेस पहने ऑड्री दरवाजे पर खामोश खड़ी थी। वो चुपचाप सुन रही थी। उसकी हरी आंखें जदीनों की तरह चमक रही थी। वापस मून सिटी के पास सफेद धुस्सी धुन के सामने बार बार की कोशिशों के बाद अल्टार का प्रोजेक्शन गायब हो गया। मून सिटी हाई प्रीस्ट निम ने अजीब सा लैंटर्न हाथ में लिए गार्मेन स्पैरो से सोचकर कहा, लगता है आज काम नहीं बनेगा, कल फिर ट्राई कर सकते हैं। 2 महीने से ज्यादा नहीं लगेगा। इस वक्त क्लेन के दिमाग में एक और सवाल था, क्या रिचुअल कामयाब नहीं हुआ क्योंकि हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस यूज करके ये सब बहुत जल्दी जल्दी लग रहा है? उसने खुद को गहराई से जांचा और हाई प्रीस्ट की बात मानकर कल फिर ट्राई करने का फैसला किया। जब वक्त आएगा वो उसे असली मटेरियल्स लाने को कहेगा। वो सर हिलाने ही वाला था कि उसने एक हल्की सी आवाज सुनी। आवाज सफेद धुस्सी धुंध के अंदर से आ रही थी, परतदार और धुंधली। काम कर गया, ये रिचुअल वाकई असर करता है, लेकिन डिले बहुत है। क्लेन खुश हुआ और तुरंत अपना दायां हाथ उठाया और हल्का सा दबाया, इशारा किया कि मून सिटी बियॉन्ड अस चुप रहें। उसने तुरंत सांस रोककर पूरा ध्यान लगाकर सुनना शुरू किया। सफेद धुस्सी धुंध के अंदर गूंजती हुई आवाज जैसे कई अलग अलग जगहों से आ रही हो। वो आपस में उलझी हुई थी, कभी कभी एक दूसरे को कैंसिल कर देती थी और कभी कभी रेजोनेट होकर जोर बढ़ा देती थी। धीरे धीरे आवाज क्लेन के कानों में साफ होने लगी, खासकर जब रेजोनेट होती। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी भाषा है जो वो जानता है। ऐसा लग रहा था जैसे अनंत लोग मिलकर एक नाम पढ़ रहे हों। वो नाम था द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। चैप्टर 12:15 अभी नहीं, वक्त नहीं आया। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। सफेद धुंसी धुन के अंदर से आई आवाज सुनकर क्लीन थोड़ा सा कांप उठा और उसके सर के पीछे वाले हिस्से में सुनपन आ गई। ये एहसास तेजी से उसके जिस्म के हर हिस्से में फैला और उसके खाल पर छोटे छोटे गूज बम्स उभर आए।
ये असली दुनिया में द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स नाम सुनने की दूसरी बार थी, और पहली बार ये अमोन ने कहा था, जब उसने उसके ख्याल चुरा लिए थे। असल में अमोन को इसका सारा मतलब पता नहीं था, न ही उसने असली इनकैंटेशन समझी थी, इसलिए हकीकत में ये पहली बार था। दास्तानवी वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की सीमा पर, अपने गायब हुए वतन के बाहर, पहली बार उसने वो इनकैंटेशन सुनी जिसने उसे असली दुनिया में भेजा था। उसने अपने दिल की गहराई में छुपी एक सबसे अहम राज को सुना, और एक ऐसी मशरिकी इज्जत भरी नाम जो एक अनजान हस्ती की तरफ इशारा करती थी। वो वहीं खड़ा रहा, उसका दिमाग लगभग खाली। उसके कानों में अचानक आने वाली जाप और चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। जब आवाजें हल्की होती गईं और लगभग गायब हो गईं, तब आखिर क्लेन अपनी सोच में वापस आया। एक ऐसे नकली देवता होने के नाते जिसने बहुत से गुनाह किए थे, उसका पहला रिएक्शन था, क्या द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स को किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु वील्ड्स गुड लक बदलने से मुझे देवता की सजा मिलेगी? जब उसने द फूल का 3 स्टैंजा वाला इज्जत भरा नाम सेट किया था, पहले स्टैंजा ने उसका अनुभव और हालात बताया था। तब उसने सोचा था कि ये ट्रांसमाइग्रेशन है और वो प्रॉब्लम एक्सपोज होने से डर रहा था। उसने द फूल फ्रॉम एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड को द फूल दैट डजंट बिलोंग टू दिस एरा बदल दिया, लेकिन आखिर में वो उसकी असलियत की तरफ इशारा करता था। दूसरा स्टैंजा ग्रे फॉग को उससे जोड़ने के लिए था, ताकि दिशा और ज्यादा साफ हो। और पूरा लिमिट करने के लिए और कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्लेन ने सीधा इनकैंटेशन की आखिरी लाइन ट्रांसलेट कर दी, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। उसने सोचा था कि ये कुछ खास नहीं, लेकिन बाद में उसने शक किया कि उसकी ट्रांसमाइग्रेशन सेफिरा कासल के अजीब लाइट डोर के पहले मालिक द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स का नतीजा है, या फिर कोई ऐसी हस्ती जो अपनी असली पहचान छुपा के रखती है। हकीकत में यह भी हो सकता है कि द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स असली अवतार था, जबकि दूसरी पहचान आज की दुनिया के हिसाब से बनाई गई। वो क्या पहचान थी, क्लेन को पता नहीं, क्योंकि उसने असली दुनिया में कहीं और द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स का इज्जत भरा नाम नहीं सुना था। इसलिए चाहे शक और डर मौजूद थे, लेकिन उसने असल में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसे वो अब आदत सी हो गई थी। लेकिन इस लम्हे द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स के शब्द गोलेबारों की तरह उसके दिल पर बरसते रहे, उसके दिमाग को हिलाते रहे, और उसके सबकॉन्शियस में जमा सारा शक और डर बाहर निकल आया। होश संभालते हुए उसने अपने आप को मजबूर किया कि वो अपनी अक्ल से सोचे अपनी मौजूदा हालत पर। क्या ये जाप सफ़ेद धुन सी धुन के अंदर छुपी हुई है, या गायब हुए वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से आ रही है? मुझे पहले ही लगता था कि इस धुंध का रंग और हालात सेफिरा कासल के नीचे वाली धुन से काफ़ी मिलता है। इसकी ताकत हिस्ट्री से आती है, वक्त पर सही कुदरत होनी चाहिए इसे खोलने के लिए। क्वीन ऑफ कलामिटी कोहिनम ने कहा था कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट आखिर के उजाले पर जरूर वापस आएगा, मतलब सिर्फ वक्त को उस टेम्पोरल नोड की तरफ धकेलने से ही सफ़ेद धुन सी धुन जिंदा होगी, तभी सही इनकैंटेशन यूज करके इसे खोला जा सकेगा। जिसने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को गायब किया, सील किया या प्रोटेक्टिव क्वारंटाइन बनाया, वो पहचान द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स है, जो शायद सेफिरा कासल का पहला मालिक है और सभी ओरिजिनल क्रिएटर ने छोड़े थे। उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों से बने थे या उसने खुद बनाए थे। द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स सेफिरा कासल के पहले मालिक के बराबर है और ओरिजिनल क्रिएटर के बराबर। लेकिन सेफिरा कासल तब आया जब ओरिजिनल क्रिएटर फूटा। साथ ही द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स की चैंट्स सिर्फ सेफिरा कासल की तरफ इशारा करती हैं, केओस सी जैसी जगहों पर असर नहीं करती। इसके अलावा वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का गायब होना सेकंड एपॉक से पहले का है। एक पुराने देवता होने के बावजूद भी एल्फ किंग सोनियाथ्रिम अपने वतन वापस नहीं जा पाया। मतलब फर्स्ट एपॉक के घुंघरू और मकपागल जमाने में या उससे पहले ही ओरिजिनल क्रिएटर द ओल्डेस्ट वन केओस सी और सेफिरा कासल जैसी चीजों में फूटा। पुराने देवताओं के जन्म से पहले ही ज्यादा कुछ हुआ। इन बातों ने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को गायब कर दिया और सेफिरा कासल के पहले मालिक को गायब कर दिया। पुराने सूर्य देवता सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर की भविष्यवाणी भी बहुत दिलचस्प है। उसने कहा कि कोई ये सफेद धुन सी धुन से बाहर आएगा, इसीलिए उसने लोगों को मून सिटी भेजा और इसकी हिफाजत करने को कहा। सख्ती से देखा जाए तो मैं वाकई वेस्टर्न कॉन्टिनेंट या इस सफ़ेद धुन सी धुन से आया हूं, लेकिन मैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से सेफिरा कासल में चला गया, पुराने सूर्य देवता की भविष्यवाणी से बहुत पहले। साल जब मैं इस धुन से निकला था वो 1349 था और मैं लुइन में था। हाँ, चक्कर काटकर मैं यहाँ फिर आया और मून सिटी के लोगों से मिला। पुराने सूर्य देवता की भविष्यवाणी वाकई साबित हुई। बस प्रोसेस थोड़ा टेढ़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तरीका कुछ अनजाना सा है।
सोचते सोचते उसका मूड धीरे धीरे बेहतर होने लगा, क्योंकि सीन की हालात और उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने बताया कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में अभी भी सिविलाइजेशन है जो सफ़ेद धुन सी धुन से अलग थलग है। बहुत से लोग अभी भी जिंदा हैं। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को गायब करने का ये तरीका मुझे मिरेकल इन्वोकर के रिचुअल की याद दिलाता है, और स्पेस टाइम की ताकत का इस्तेमाल। ये मेनली अप्रेंटिस और मराडर पाथवेज से है। तो क्या सेफिरा कासिल का पहला मालिक द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स इन 3 पड़ोसी पाथवेज से जुड़ा है? क्लेन ने अपने ख्यालात को संभाला और 2 कदम आगे बढ़ा। फिर उसने पलटकर नेमो और बाकी लोगों से कहा, मैं आवाज साफ सुन लिया। वो क्या कह रहे थे? निम की सफेद धुंसी आंखें अचानक फैल गईं। उसका गहरा दाग दाग चेहरा उत्तेजित था। अदान, सिन और रस वगैरह का भी वही रिएक्शन था, बल्कि तेज। उनके जिस्म भी कांपने लगे। ये वो प्रॉब्लम थी जो मून सिटी के रहने वालों को 1000 साल से परेशान कर रही थी। इसका हल उनकी मौजूदा हालात से निकलने की निशानी थी। क्लीन ने गहरी सांस ली और चार्लेटन के अंदाज में कहा, ये मेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ नहीं था, क्योंकि द फूल होने के नाते उसने सेफिरा कासिल पर शुरुआती कब्जा कर लिया था। उसकी इज्जत भरी नाम की आखिरी लाइन थी, किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हु वील्ड्स गुड लक, जो द सेलेस्टियन वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स के बराबर है। निम और बाकी लोग खामोश हो गए। जब उन्होंने क्लेन की तरफ देखा तो उनकी आंखों में साफ इज्जत और डर था। क्लीन के दिखाए हुए मिरेकल्स के साथ मिलकर वो धीरे धीरे मिस्टर फूल को अपना मुक्तिदाता मानने लगे थे। क्लेन ने आसपास देखा और कहा, कम से कम 100 मीटर पीछे हटो। ठीक है महोदय, हाई प्रीस्ट निम ने बिना हिचकिचाते हुए मान लिया। जब मून सिटी के बियॉन्डर्स खास दूरी तक पीछे हट गए, क्लेन ने अपना दाहिना हाथ खाली जगह में डाला और तुरंत अपनी ही एक प्रोजेक्शन खींच निकाली, जबकि उसकी असली बॉडी गायब हो गई। फिर तुरंत क्लेन की हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन जमते हुई सफ़ेद धुंसी धुंध के सामने जाके अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और दबा दिया, जैसे कोई अनदेखी दीवार हो, थोड़ी सी ठंडी, जो सब कुछ रोक रही हो। उसे 2 सेकंड तक घूरने के बाद क्लेन ने मुंह खोला, अपनी आवाज़ दबाई और चाइनीज़ में पढ़ा, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। जब उसकी आवाज़ गूंजी, सामने की सफ़ेद धुंसी धुंध ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, वही जमकर थम रही। उसने लगभग 1 मिनट इंतज़ार किया। कुछ सोचकर उसने एक और गहरी सांस ली और फिर से पढ़ा, द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, द स्काई लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, द एक्सॉल्टेड टी आर्क ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स, द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स। जब आखिरी शब्द कहा तो क्लेन के दाहिने हाथ को जो अनदेखी दीवार पर दबाया हुआ था, अचानक एक साफ सा हिलाव महसूस हुआ। सफ़ेद धुंसी धुंध हिलने लगी, जैसे कोई पत्थर तालाब में फेंका गया हो। लहरें तेजी से फैलीं, एक दूसरे से टकराती हुईं। उसके सामने एक दरवाज़ा बन गया। आसमान पर एक बिजली चमकी, सीन को रोशन किया। थोड़ी ही दूर मून सिटी के बियॉन्डर्स की प्यूपल्स फैल गईं और वो नज़र नहीं हटा पा रहे थे। इनमें से एक जो बाद में आए थे, ऐसे मंजर देखकर उनके दिल धड़क उठा। खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उनके लिए ये बिलाशुबह एक चमत्कार था। क्लेन ने सांस रोककर इंतजार किया कि दरवाज़ा बन जाए, लेकिन लहरें आखिर थम गईं। कामयाबी से सिर्फ 1 कदम दूर थी। लम्हे की खामोशी के बाद क्लेन ने इनकांटेशंस फिर दोहराईं, लेकिन चाहे सफ़ेद धुंसी धुन की लहरें गायब न हों, वो असली दरवाज़ा नहीं बना पा रही थी। लंबे लम्हे के लिए उसने पूरी रिचुअल प्रोसीजर ट्राई करने की सोची, मतलब 4 पोर्शंस खाना रखकर इनकांटेशंस पढ़ते हुए काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम उठाने। लेकिन जल्द ही उसकी ये सोच उसे हंसी दिला गई, क्योंकि ऐसा करने से वो यहाँ की अनदेखी दीवार खोले बिना सीधा सेफिरा कासिल में चला जाएगा। आह छोड़कर क्लेन ने खाली जगह से एक गोल्ड कॉइन निकाली और डिविनेशन से कंफर्म किया कि पूरी रिचुअल का असर वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा। सचमुच अभी वक्त नहीं आया, क्योंकि आखिर का उजाला नहीं हुआ। क्लेन ने सामने की सफ़ेद धुंसी धुंध को कुछ मिनट तक बेहरकत देखा। जब एक बिजली ने आसमान को चीरकर उसका चेहरा रोशन किया, वो पलट गया और हाथ में लैंटर्न लिए मून सिटी हाई प्रीस्ट निम के सामने आकर खामोश आवाज में बोला, इसे खोलने का सही वक्त नहीं आया, जैसे वाही में कहा गया था। 10 साल से ज्यादा का इंतजार बाकी है। निम और अदाल वगैरह के किसी भी जवाब का इंतजार किए बिना क्लेन ने अपनी खाली दाहिने हाथ से पास के अंधेरे की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ कुछ देर मेडिटेशन करूंगा। अगर तुम परमेश्वर की रोशनी महसूस करना चाहते हो और उसके उपदेश सुनना चाहते हो तो कभी भी आ सकते हो जब बिजली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। मैं हर रोज एक बार प्यूरिफिकेशन और ट्रीटमेंट का सेशन करूंगा, उस वक्त जब बिजली सबसे ज्यादा चमक रही होगी। उसने मून सिटी के रहने वालों को ईमानदार बनाने की कोशिश नहीं की, न ही सीधा शहर जाने या कोई खास जानकारी पूछने की सोची। उसने उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहा ताकि वो समझ सकें। निम ने चुपके से आह छोड़ी और बढ़ती हुई इज्जत से जवाब दिया, मैं आपके शब्द सब तक पहुंचा दूंगा। चैप्टर 1216 सबर का फल मीठा होता है। सीन
सिटी ऑफ सिल्वर, स्पायर के टॉप पर, चीफ के कमरे में। सफ़ेद बाल और चेहरे पर पुराना दाग वाले कॉलिन इलियाद ने खिड़की से बाहर गहरे अंधेरे को देखा। जब दूर से अचानक चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी चमकी, जो कुछ सेकंड्स के लिए उजाला लाई, तब उसने नज़र वापस खींची और हल्का सा सर हिलाकर कहा, चरमॉन्ट कामयाब हो गया, सीक्वेंस 3 सिल्वर नाइट बन गया। उसकी नज़र कमरे के बीच में खड़े 2 मीटर लंबे जवान पर पड़ी। डेरिक, जानता है मैंने पहली एक्सप्लोरेशन के बाद अगले प्लान्स को इतनी देर तक क्यों टाल रखा था, सीक्वेंस 3 सिल्वर नाइट बनने के बाद भी? डेरिक ने थोड़ा सोचकर कहा, महोदय, एक तरफ आप देखना चाहते थे कि क्या कोई और रास्ता है समंदर तक पहुंचने का, दूसरी तरफ आप इंतजार कर रहे थे कि 6 मेंबर काउंसिल के बाकी एल्डर्स सीक्वेंस 3 तक पहुंचें। और अब दोनों काम पूरे हो गए। लगभग 5 महीने पहले सिटी ऑफ सिल्वर की एक एक्सपेडिशन टीम ने एक छुपा हुआ रास्ता ढूंढा। वहां से वो पहाड़ी के गिर्द घूमी जहां जायंट किंग्स कोर्ट था और समंदर तक पहुंची। लेकिन समंदर ख्याली था और उसमें से गुजरना मुमकिन नहीं था। जोर से पानी में जाने से जिस्म धीरे धीरे टूटने लगते। अब 6 मेंबर काउंसिल का दूसरा डेमिगॉड वेट चरमॉन्ट आखिर सीक्वेंस 3 सिल्वर नाइट बन गया। अब वो एक इज्जत भरी नाम रखेगा और सिटी ऑफ सिल्वर के रहने वालों की दुआएं सुन सकेगा। कॉलिन इलियाड ने आह भरी और कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी समझ हालात की बहुत गहरी है। अगर मुझे चॉइस होती तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से जायंट किंग्स कोर्ट ले जाऊं और डार्क एंजल के सोने वाले महल को खोलने की कोशिश करूं। इस पॉइंट तक आकर डीमन हंटर कॉलिन थोड़ा रुका और फिर बोला, मुझे नहीं पता कि ऐसी एक्सपेडिशन क्या खतरा लाएगी। मैं सिर्फ पहले से पूरी तैयारी कर सकता हूं। अब चरमॉन्ट आखिर कामयाब हो गया। अगर बाद में कोई हादसा हो और हम वापस ना आ सकें तो वो और बाकी एल्डर्स सिटी ऑफ सिल्वर को संभाल लेंगे। सब कुछ चलाता रहेगा अगले मौके का इंतजार करते हुए। उसने डेरिक को कुछ सेकंड्स तक देखा और फिर सर हिलाकर तस्लीम किया। तुम्हारी ग्रोथ मेरी उम्मीद से भी बेहतर है। अगर ये नहीं होता कि जायंट किंग्स कोर्ट का मामला तुमसे ही शुरू हुआ तो मैं तुम्हें सिटी ऑफ सिल्वर में ही रोक लेता और 6 मेंबर काउंसिल का अंडरस्टडी एल्डर बना देता। ये सुनकर डेरिक बर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, अगर आप मुझे यहाँ रोकना भी चाहें फिर भी मैं जाने के लिए अप्लाई करूंगा। ये वो आखिरी उम्मीद थी जो उसने देखी थी। ये वो मौका था जो उसके दिल में सिटी ऑफ सिल्वर को बचा सकता था। वो इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। कॉलिन इलियाद में कामी मुस्कुराहट दिखाई। तुम अभी बहुत छोटे हो। जब तुम मेरे जैसी कई चीजें देखोगे तो समझोगे कि तलवार निकालकर खून बहाने के जज्बे से जिल्लत और बेबसी सहकर अंधेरे में टिकना ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक है। अगर यकीन नहीं तो बाद में चरमॉन्ट से पूछना कि वो जायंट किंग्स कोर्ट की एक्सपेडिशन टीम लीड करना चाहेगा या सिटी ऑफ सिल्वर में रहना। डेरिक खामोश हो गया, मुंह खुला रहा लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। कॉलिन इलियाद ने इस टॉपिक पर बात ना बढ़ाई और बदले में पूछा, क्या तुमने प्रीस्ट ऑफ लाइट पोशन पूरी तरह हजम कर ली? पिछले हफ्ते ही हो गया, डेरिक ने सीधे दिल से जवाब दिया। कॉलिन इलियाड ने सर हिलाकर कहा, सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स जमा कर लिए? डेरिक ने थोड़ी सी हाँ भरी। सब जमा है, बस रिचुअल की तैयारी बाकी है। उसका रिचुअल ये था कि वो अपनी सबसे ताकतवर जज्बात जो वो छोड़ना नहीं चाहता उन्हें निकालेगा और फिर पोशन पीने के बाद वापस डाल देगा। टैरोट क्लब की कई गैदरिंग्स के बाद और मिस जस्टिस के प्राइवेट अटेम्प्ट से वो लोग एक अच्छा प्लान बना चुके थे। उसे पूरा करना था इस सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर के साइकिक डोमेन कंट्रोल से और मिस्टर फूल के एंजल्स एम्ब्रेस से। डीमन हंटर कॉलिन ने उसे जल्दी नहीं की और शांत आवाज में बोला, जल्दी मत करो। जायंट किंग्स कोर्ट की दूसरी एक्सप्लोरेशन में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक मैं अनशैडोड ना बन जाऊं। डेरिक ने पूछा। कॉलिन ने इनकार नहीं किया और हल्का सा सर हिलाकर हाँ की। मैं भी लोविया के ब्लैक नाइट बनने का इंतजार कर रहा हूं। उसके इंग्रेडिएंट्स और रिचुअल तैयार हैं। ये सुनकर डेरिक पर प्रेशर आ गया। रोस्टेड आर्किपेलागो की कैपिटल सिटी ऑफ जेनरोसिटी बयाम। सिटी ऑफ जेनरोसिटी के बेल टावर के टॉप पर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का कार्डिनल, मैंडेटेड पनिशर्स का हाई रैंकिंग डीकन सी किंग जैन कॉटमैन रेलिंग के पीछे खड़ा था और समंदर को देख रहा था जो अब उतना नीला नहीं रहा। उसके ऊपर जहाज़ों के खंडर तैर रहे थे और जले हुए हिस्से। मेरे समंदर के इलाके में एक वॉर बिशप भी सर झुकाएगा। मस्कुलर डेमिगॉड जिसके चेहरे पर गहरी लाइनें थीं, उसने नजर हटाई और गुनगुनाया। उसके सर पर गहरे नीले बाल थे और एक जोड़े गहरी नीली आंखें जो कीड़े जैसी मोटी थीं। वो रोस्टेड आर्किपेलागो के आसपास का मौसम और समंदर संभालता था। एल्गर विल्सन जो सी किंग के बगल में खड़ा था, उसने कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाई। वो पेशेंटली इंतजार कर रहा था।
जब तक सीकिंग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सेलर पाथवे के ज्यादातर बियॉन्डर्स की बुरी फितरत के अलावा वो सेम पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के सामने कांपते थे। ये टायरेंट की एक खास बात थी। अपने आप से बातचीत करने के बाद सीकिंग जैन कॉटमन ने आखिर एल्गर की तरफ देखा, जो एक पायरेट फ्लीट लीड कर रहा था। बिना किसी एक्सप्रेशन के उसने कहा, इस बार तुम्हारा परफॉर्मेंस रिमार्केबल रहा। काउंसिल ऑफ कार्डिनल्स ने तुम्हारी रिव्यू पास कर दी है और फैसला किया है कि मैं तुम्हारी एडवांसमेंट रिचुअल की निगरानी करूंगा। क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहनिम की छोड़ी हुई चीज मिलने के बाद एल्गर ने एक मौका ढूंढकर सीकिंग जैन कॉटमैन को रिपोर्ट किया। 2 डिटेल्स को छोड़कर जिसे उसने मॉडिफाई किया, उसने एल्विन रूइंस की एक्सप्लोरेशन की सच्ची कहानी सुनाई, सोनिया आइलैंड के प्रिमिटिव जंगल से लेकर जब वो वहां पहुंचा। पहला, उसने कहा कि वो एल्विन रूइंस फेस आसिक ट्रूप्स को एम्बुश करने की कोशिश में गया था। उन्होंने खास जगह ढूंढी थी और वहां कई सेलर्स मौजूद थे जो इसकी तस्दीक कर सकते थे। दूसरा, बात की हरकतों की ऑटोनॉमी को कम किया। उसने कहा कि रूइंस की एक्सप्लोरेशन की रात को उसने एक फीमेल एल्फ हाई का ख्वाब देखा। उसके एक ग्लास वाइन पीने के बाद कुछ अजीब नहीं हुआ, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो रोस्टेड आर्कपेलागो आया और एक रात नींद से जागा तो उसने अचानक देखा कि वो समंदर के तहातों में एक शानदार महल में है और उसने एक चमकता हुआ कोरल उठा लिया। हालांकि कई एविडेंस और फिजिकल प्रूफ ने बताया कि एल्गर की बात सच है, लेकिन सीकिंग जैन कॉटमैन उसे पूरी तरह नहीं मानता। उसे पासू आइलैंड भेजा गया ताकि पॉन्टिफ गार्ड 2 उसे इन्वेस्टिगेट करे। एंजल्स एम्ब्रेस की मदद से एल्गर टायरेंट के ऑरा के सामने कांपता हुआ दिखाई दिया। बिना कुछ छिपाए उसने समझाया कि फीमेल एल्फ हाई का ख्वाब देखने के बाद उसके अंदर कुछ एम्बिशन पैदा हुआ, इसलिए उसने खुद रोस्टेड आर्किपेलागो आने का फैसला किया। उम्मीद की वो उसकी विरासत पा सके, हालांकि उसने कोर सीक्रेट्स और सबसे गंभीर प्रॉब्लम छिपा ली थी। उसने अपनी एम्बिशन कन्फेस करने के तरीके से इन्वेस्टिगेशन पास कर ली और फीमेल एल्फ हाई, चाहे वो उसके अंदर कुछ एल्विन खून होने की वजह से थी या उसके कोई छुपे मोटिव्स थे, उसका कहना था कि उसे पता नहीं। उसने उम्मीद की कि पॉन्टिफ जवाब ढूंढ ले ताकि उसकी चिंता कम हो। एल्गर ने अननोन का दर दिखाया, जिससे कार्डिनल्स को यकीन आया कि यही वही वजह है कि उसने ये फॉर्चुनेटस एनकाउंटर रिपोर्ट किया। ये प्रपोजल एल्गर ने खुद डिजाइन किया था, लेकिन मिस जस्टिस के सजेशन से उसे ह्यूमन नेचर के ज्यादा करीब बनाया गया। बेशक, जैसे उम्मीद थी, एल्गर को एडवांसमेंट रिचुअल नहीं मिला, बल्कि वो एक इंस्पेक्शन पीरियड में चला गया। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का पॉन्टिफ द ग्राउंडेड एंजल ने एल्गर के जिस्म में सील को मजबूत किया ताकि कटक्लिस्मिक इंटरर कैरेक्टरिस्टिक 2 साल तक बाहर ना आ सके और उसे असर ना करे। पिछले आधे साल में एल्गर ने वो पायरेट फ्लीट लीड की जो उसे असाइन की गई थी। उसने मेहनत से फेसैक और फेन पॉटर के जहाज़ों को परेशान किया। वो सी बैटल्स में भी शामिल हुआ, बड़े खतरे लिए और कई कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इससे उसने लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स के प्रति अपनी लगन और चर्च के आदेशों के आगे अपनी फर्माबरदारी दिखाई। आखिर इस रोस्टेड सी बैटल के बाद हालत खराब हो गई। उसके सब्र का फल मिला और काउंसिल ऑफ कार्डिनल्स ने उसे मान लिया। एल्गर ने एक गहरी सांस ली और अपने दाहिने हाथ को बाईं छाती पर मारा। जोर से चिल्लाया, पवित्र लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स। उसकी उछलती हुई हालत आधी एक्टिंग थी और आधी उसके दिल से आई थी, क्योंकि पिछले आधे साल में उसने काफी प्रेशर झेला था। मैडम हर्मिट मिस्टिकोलॉजिस्ट पोशन हजम कर चुकी थी और सीक्वेंस 3 क्लियरवॉयंट बनने की तैयारी कर रही थी। हालांकि मिस जस्टिस ने अभी तक मैनिपुलेटर पोशन हजम नहीं की, लेकिन उसने काफी प्रोग्रेस किया। साथ ही वो जब पहली बार टैरोट क्लब ज्वाइन की थी तो वो एक बिल्कुल रुकी थी। अब वो असली डेमीगॉड बन चुकी थी। वो सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं, बल्कि पूरे एक टीयर से ऊंची थी। जल्द ही द सन सीक्वेंस 4 अनशैडोड बन सकता था और गॉडहुड हासिल कर सकता था। द स्टार भी सीक्वेंस 5 पोशन हजम कर चुका था और काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस जमा कर ली थीं। बस इंतजार था कि हायर अप्स उसे एक मौका दें। मिस मैजिशियन भी अपनी पोशन हजम करने से ज्यादा दूर नहीं थी, बार बार ट्रैवलिंग करके। साथ ही उसके टीचर ने उसके लिए सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सरर के इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रखे थे। द वर्ल्ड गेरमान स्पैरो का जिक्र ही क्या करना। अगर वो अचानक बता दें कि वो एक एंजल हैं तो भी एल्गर को हैरानी नहीं होगी। मिस जजमेंट अभी सीक्वेंस 5 डिसिप्लिनरी पैलेडिन है। वो पोशन हजम कर रही है और सबके प्रोग्रेस के साथ कीप अप करने की कोशिश कर रही है। द मून, जो मेहनत से दूर भागता था, अब चिंता में था और सैंग्विन एल बनने की कोशिश कर रहा था। ऐसी हालत के सामने टैरोट क्लब के सबसे सीनियर मेंबर्स में से एक होने के नाते एल्गर बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो पीछे रह जाए। वो डेस्परेटली सीक्वेंस 4 बनकर डेमीगॉड बनना चाहता था। इतने दिन बीत गए थे, लेकिन उसने अपनी बेचैनी को दबाकर रखा और पेशेंटली इंतजार किया। 2 बार ऐसे मौके आए जब उसके कंट्रोल खोने के निशान दिखाई दिए, जिसके लिए उसे मिस जस्टिस को हायर करना पड़ा।
और अब उसे वो जवाब मिला जो वो सबसे ज्यादा चाहता था। उसने असेसमेंट पास कर ली है और अब रिचुअल की तैयारी का वक्त है।